नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। वेल, वी हैव गॉट जेन ऑस्टन की बायोग्राफी और उसके बाद फिर हमारा है एमा, जो उन्होंने नॉवल लिखा था, उसकी कंप्लीट समरी एंड सम डिटेल्स ऑफ इट। ओके, वेल वी आर स्टार्टिंग एट 8 o'clock एंड इट सीम्स दैट पता नहीं इतना टाइम सफिशिएंट हो पाएगा कि नहीं। सो लेट मी जस्ट बी वेरी फ्रैंक टू यू गाइज कि हम लोग सबसे पहले जेन ऑस्टन की बायोग्राफी करेंगे और जेन ऑस्टन की बायोग्राफी करने के बाद फिर हम लोग एमा शुरू करेंगे। ओके, मैं सेक्शंस में करूंगा, जो सेक्शन कवर नहीं हो पाएगा ओके, उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं मतलब या तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा या फिर मैं रीडिंग मटेरियल में दे दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं करूंगा एमा में। कैरेक्टर्स का डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उसे पढ़ लें। मैं समरी डिस्क्राइब कर दूंगा, बाकी सारी थीम्स को डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बाद फिर वक्त बचेगा तो हम कैरेक्टर्स पे जाएंगे, नहीं तो कैरेक्टर्स में आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप उस चीज़ को रीड आउट कर लें। एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बिन इंक्लूडेड इन द नोट्स as per the examinations and as you already know well कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देता हूँ। फॉर योर काइंड नॉलेज लेट मी जस्ट टेल यू कि टेम्पेस्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए हैं, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी रह गई थी इसीलिए मैं दे नहीं पाया। आई हैड अ लॉट ऑफ लोड ऑन मी। मैं आपके टेम्पेस्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था, विच इज प्रॉबली अराउंड 100, अप्रॉक्सीमेटली 100 है, वो प्रिपेयर कर रहा था। साथ साथ में फिर मैं जेन ऑस्टन की बायोग्राफी प्रिपेयर कर रहा था और उसके बाद फिर मैं एमा की स्टडी कर रहा था। तो so video is not clear. Give me 5 minutes, Preeti. As soon as I switch on the PDF side of it, things would get clear. Okay, let me just quickly go ahead and check it for myself once. हाँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं देखता हूँ कि मैं अभी कितने करेक्शंस कर सकता हूँ। ओके, 1 मिनट देना। So exposure, if I see exposure is already huge. Exposure बहुत है, थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए। जैसे स्क्रीन चेंज हो जाएगा ना उसी समय मतलब क्लैरिटी आ जाएगी, और अगर क्लैरिटी नहीं आती है प्रीति, उसके बाद फिर हम चेंज कर देंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो गाइज, मैंने आपको पूरा का पूरा आज का मतलब एजेंडा समझा दिया है। पहले हम बायोग्राफी करेंगे जेन ऑस्टन की। वेल, जेन ऑस्टन इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक फॉर अस, और उसके बाद फिर एक और चीज़ है कि वो हमारे मेन टॉपिक्स में नहीं है, ठीक है। स्टिल जेन ऑस्टन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर मतलब उनके टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकें तो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकें। ओके, हमारा मेन टॉपिक है एमा, जो हमें करना ज़रूरी है। तो आज का दिन, बिकॉज कल के और आज के दिन को मिला के आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग नोट्स एंड स्टडिंग स्टफ एंड प्रिपेयरिंग योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। सो doing everything in just one day becomes little tedious and difficult. So hopefully you can understand few stuff. Now quickly let's go ahead and open Jane Austen PDF and start going through it, okay, which would be included in the app. Okay, so we are already sitting on 27th. हमारे हिसाब से आज को अगर मतलब एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास सिर्फ 23 दिन बच गए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा होगा। जितना भी सिलेबस अभी तक कवर हो चुका है उन सब सिलेबस को आप ठीक से कवर कर चुके होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हेनरी 4 पार्ट 1 and 2 करवा दीजिए। इट्स डिफिकल्ट टॉपिक प्रीति। डेफिनेटली हेनरी 4 पार्ट 1 and 2 आर डिफिकल्ट टॉपिक्स। हाउएवर लेट मी जस्ट टेल यू कि 30th तक मेरा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है सीक्वेंशियली, जिसमें हेनरी 4 पार्ट 1 and 2 नहीं आ रहे हैं। हेनरी 4 पार्ट 1 and 2 या फिर हम लोग फर्स्ट को करेंगे या फिर हम सेकंड को करेंगे, ठीक है। सीक्वेंशियली अभी और चीजें हैं, मैं शायद एक बार देख के बता सकता हूं कि हम लोग किस सीक्वेंस में जाएंगे। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स करेंगे। एंड द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग टिल 30th, जो 30
तारीख तक हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज एज पर द प्रीवियस पेपर। तो हमने जो प्रीवियस पेपर किया है उस हिसाब से वेटेज ज़्यादा ये कैरी कर रहे हैं, इसीलिए डिसीजन लिया गया था कि हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे। रेनबो हमने कर लिया है, हैमलेट हमने कर लिया है, टेम्पेस्ट हमने कर लिया है, एमा हम आज कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रिल्यूड, वेस्टलैंड, मिडिल मार्च, जूट द ऑब्सक्योर। ठीक है, तो हम इन चारों टॉपिक्स में, जैसे कि आज 27, 28, 29, 30 एंड फर्स्ट को ये 4 टॉपिक हम करेंगे। प्रिल्यूड, वेस्टलैंड, मिडिल मार्च, जूट द ऑब्सक्योर। ठीक है, तो फर्स्ट तक हम लोग इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर सेकेंड एंड थर्ड होपफुली वी वुड बी डूइंग हेनरी पार्ट 1 एंड हेनरी 4 पार्ट 1 एंड 2। तो 2 और 3 तारीख तक हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा बायोग्राफीज में, बायोग्राफीज पे ध्यान देना। ओके, सो होपफुली यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। वी ओनली हैव 24 पीपल नाउ, आई डोंट नो व्हाई, प्रोबेबली इट्स संडे, कुछ लोगों ने शायद ज्वाइन किया होगा, ज्वाइन करके चले गए होंगे। आई एम रियली सॉरी गाइज। सीन क्या है कि आप सभी जानते हैं कि एक एग्जामिनेशन ऑलरेडी 7 तारीख को है, CGL का है शायद, ठीक है, जो 7 तारीख को है। एंड सारे के सारे लेक्चरर्स, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो रहा है रूपशा, बस स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट। सो जितने भी टीचर्स हैं हमारे, उन सभी को देखो, संडे में भी सब लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और क्लासेस लेट होती जा रही हैं, इसलिए आई थॉट दैट आई वुड बी एबल टू स्टार्ट बाय 7:30, बट देयर आर टीचर्स अलाइंड फॉर देयर क्लास, सम आर डूइंग रिकॉर्डिंग, सम आर टेकिंग लाइव क्लास, एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई थिंग्स आर गेटिंग डिलेड। ओके, सो होपफुली एवरीथिंग इज फाइन विथ यू गाइज। लेट्स क्विकली गो अहेड एंड स्टार्ट नाउ। इट्स ऑलरेडी yeah, so it's already 8:15. We are already 45 minutes late. We have to speed up. However, we cannot skip things. So the things that get skipped today, इसकी कल मॉर्निंग में मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, या फिर आपको नोट्स में मैं ब्रीफली समझा दूंगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, बिकॉज अगेन टुमारो वी हैव टू कम अप विद अ न्यू टॉपिक, वी कैन नॉट वेस्ट टाइम हियर। ओके सर, ओवरऑल सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगी? बिकॉज हम लोग तो रिविजन भी करनी होगी ना। आप लोग पिछले रिविजन्स करते रहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा, सारे टॉपिक्स, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो 3 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। फिर बायोग्राफीज जितने भी हैं, बायोग्राफीज को हम लेके चलेंगे। बायोग्राफीज हमारे ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। मैं इसीलिए बीच बीच में, जैसे कि जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, उन सब के साथ मैं बायोग्राफीज भी कवर करता जा रहा हूं, ताकि हमारे पास आगे के लिए लोड बिल्कुल ना बचे। ओके, तो कल जैसे हम लोग कल अगर हम लोग कोई टॉपिक लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कल टॉपिक लेते हैं, मान लो हम प्रिल्यूड लेते हैं, तो प्रिल्यूड का बायोग्राफी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। वेस्टलैंड T.S. एलियट का है वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड के साथ हम T.S. एलियट कर लेंगे, मिडिल मार्च एंड जूट द ऑब्सक्योर। इन सब के साथ हम इनके बायोग्राफर्स को भी कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आगे के लिए हमारे पास लोड बहुत ही कम हो जाएगा। Okay, so that is very important for us to do, and then we'll see how many writers or the authors are remained, and we are planning to finish all the syllabus by 7th of the next month, so that we have time of revising from 8th till 15th, जिसमें मैं daily on a daily basis तो मैं आपको multiple choice questions दे ही रहा हूँ। तो multiple choice questions मैं आपको continuously देता रहूँगा, और साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कंटिन्यूसली आपको देता ही रहूंगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोग जो 8 के साथ रिवीजन शुरू करेंगे, 8 के साथ हम लोग जो रिवीजन शुरू करेंगे, उसका हम लोग फिनिश कर देंगे। 8 के साथ रिवीजन करते हुए हम लोग हमारा सारा का सारा रिवीजन एंड बल्क ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल गेट फिनिश्ड बाय 15, सो दैट वी विल स्टार्ट टेकिंग मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशन, आर इंटरनल एग्जामिनेशंस फ्रॉम 16 टू 20th तक मेरा पूरा का पूरा आइडिया है कि मैं आपको कंप्लीटली प्रिपेयर कर दूंगा। स्टिल द पीपल हु थिंक दैट दे कैन डेफिनेटली गो थ्रू आर मटेरियल, they can definitely go ahead
and join. I hope most of the people in this in this live are from our own group of people who have already joined. Like 2 or 3 people would be there. If they are interested, they can definitely come up and join now. Okay, the course fee can be discounted because the time is less. It's your wish if you would like to go ahead with that. Okay, पॉसिबल नहीं है प्रीति, टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं एमसीक्यू क्लास आपकी ऑनलाइन भी ले लेता यहाँ पे लाइव. वक्त की बहुत कमी है, इसीलिए नहीं हो पाएगा. ओके, सो let's finish off the discussion now. We have already discussed for almost 10 minutes now to give you the brief of how we are going ahead and progressing stuff. Okay, chalo. So let's start with Jane Austen. Okay, let's start with Jane Austen. Okay, so Jane Austen, she's a very good author. मतलब इनका भी वर्क ऐसा ही था कि इन्होंने जब लिखना शुरू किया, शी बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, और उसके बाद फिर इनके फादर भी प्रिंसिपल थे एक स्कूल में. अभी आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार देख के मुझे बताना. अभी आपको क्लैरिटी आ रही है बोर्ड पे कि मुझे और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ानी है, ये बता दो. ठीक है, मेन चीज है कि आपको ये क्लियर दिखना चाहिए. अगर आपको लगता है तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ. ठीक है सर, टेलीग्राम से एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? टेलीग्राम से एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? एमसीक्यू तो मैं टेलीग्राम पे ही डाल रहा हूँ, सारे के सारे टेलीग्राम पे ही एमसीक्यू जा रहे हैं. जस्ट मोमेंट, एक्सपोजर, जस्ट मोमेंट. अभी ठीक है ना? अभी ठीक है. होपफुली एवरीथिंग इज फाइन नाउ. लेट मी जस्ट चेक. शायद ये थोड़ा सा आप लोगों को ठीक लगे. जस्ट मोमेंट. ओके, शायद ये थोड़ा सा ठीक लगेगा. क्लियर है, क्लियर है. ओके फाइन, ठीक है. Let's quickly go ahead and start, guys. Everything is in front of you. I just need to explain stuff to you so that you can understand it in a bit better way and start taking notes. The same time I am explaining things, start taking notes. इस क्लास का मेन मकसद ही है कि इस क्लास के साथ साथ आप समझ भी लो और साथ साथ में नोट्स भी लेते जाओ. अलग से टाइम स्पेंड करने का टाइम बिल्कुल बचा नहीं है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सो Jane Austen, our author's name for today. ठीक है, her date of birth, ठीक है, okay, her date of birth December 16th, 1775, date of birth. Okay, Steventon, Hampshire, England. Okay, Steventon, Hampshire, England. This is the date of birth of Jane Austen. Now, when did she die? She died on 18th of July 1817 in Winchester, Hampshire. Okay, Winchester, Hampshire. There's some problem. Winchester, Hampshire में इनका डेथ होता है, and she was an English novelist, mainly an English novelist. Okay, clear? Keep noting it down, guys. ठीक है, साथ साथ में नोट करते हुए जाना. Okay, the daughter of the rector. ठीक है, he was a rector. ठीक है, उनके फादर एक प्रिंसिपल थे एक स्कूल में. Seriously struggling with this. Just a moment, guys. I'm really sorry. It's malfunctioning. Okay, yeah. So daughter of, again and again changes. Daughter of a rector. Okay, she lived in circumscribed world of minor land gentry and county clergy that she was to use in her writing. Her closet companion was sister Cassandra. Okay, कैसेंड्रा. ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि उनकी राइटिंग अगर आप देखोगे ना सर, अंग्रेजी में लिखना कितने दिनों में सीखा जा सकता है और व्याकरण में क्या क्या इनके लिए पढ़ना चाहिए. दीपक, आई हैव लेस टाइम टू डिस्कस दिस थिंग, बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट इंग्लिश में लिखना इज लाइक आपको 6 महीने कम से कम लग जाने चाहिए आपको एक ठीक ठाक इंग्लिश राइटिंग के लिए, और उसके बाद फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए ऑलमोस्ट लाइक अगर आप रियली स्टूडियस हो तो अलग से अगर स्पोकन इंग्लिश देखो, रीडिंग एंड राइटिंग के साथ साथ, इट्स अ गुड कोर्स ऑफ 1 year, गाइस.
1 साल लग जाएगा आपको रीडिंग और राइटिंग अच्छी तरह समझने के लिए फ्रॉम द बेस। ओके, सो ये क्या कह रहे हैं, इनकी अगर राइटिंग आप देखोगे ना नॉवेल में अगर आप इनकी राइटिंग देखोगे तो आपको बेसिकली क्या पता चलेगा कि इनके मतलब जनरली इनका रिवॉल्व कहाँ पे होता है, इसी तरह होता है। इनका लैंडेड जेंट्री, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड्स होते हैं, ठीक है, हाई क्लास के लोग होते हैं, उन्हीं के बीच में इनका मतलब इनका पूरा फैमिली और इनका सर्कल जो था उसी अराउंड था, ठीक है। तो इनके नॉवल में, इनके राइटअप में वैसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एनवायरनमेंट ये वैसा ही दिखाती हैं। एंड शी यूज्ड टू राइट इन सच अ वे कि मिडिल क्लास लोगों को इनके नॉवल बहुत पसंद आए, तो सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता था इनका। इनिशियली शी डिडंट अर्न मच, okay, when she was alive she didn't earn much. Most of the writers went through this thing, okay, they didn't earn much when they were alive, but when they died, okay, things started becoming very prominent. The problem was she was a female, okay. When you talk about female and an educated female, उस टाइम पर educated female का उतना बोलबाला नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि मतलब they used to come up with an anonymous name, किसी भी नेम के साथ फिर उनको निकालना पड़ता था, which didn't have an identity. If people wanted to meet that particular person, they couldn't meet because it's a female they are talking about, okay. They come to know that it's a female, तो वो वाली वैल्यू नहीं मिलती थी जिस एरा की ये बात हो रही है, 70-75 से 1817, जिस एरा की बेसिकली ये बात हो रही है, दिस मैल फंक्शनिंग एयर, ओके। सो I'll get this reset tomorrow. मैं इसको रीसेट करवा लूंगा ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा परसिस्ट ना हो, ओके फाइन। अभी इनकी कंपेनियन जो बेसिकली कंपेनियन थी, ये इनकी खुद की सिस्टर थी कैसेंड्रा, ओके। हर अर्लिएस्ट नोन राइटिंग्स आर मेनली पैरोडीज, नोटेबली सेंटिमेंटल फिक्शंस, ठीक है, सेंटिमेंटल फिक्शंस एंड थोड़ा बहुत कॉमेडी, मतलब कॉमेडी कैरेक्टर्स को भी डाला था इन्होंने, या फिर थीम सटायर बेस्ड रहता था जिससे आप एक कॉमिकल फीलिंग निकाल सकते हो, बट इट यूज टू डिपिक्ट व्हाट जनरली हैपेंस इन some definite characters, okay. So please suggest a book for grammar and competitive examinations. Well, grammar के लिए what I would personally suggest is a Cambridge Grammar of English. It's a thick book, बहुत मोटी book है, Cambridge Grammar of English. I would suggest you to go through that. Very detailed, very insightful, huge knowledge base, ठीक है। Grammar for competitive examinations, मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बुक जो ये सजेस्ट की है ना, कैम्ब्रिज बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, टॉप नॉच इन द वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस बुक को प्रेफर किया जा सकता है। एंड इफ यू स्टार्ट गोइंग थ्रू इट, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू फिनिश इट, बट इफ यू फिनिश इट प्रॉपरली, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, ओके। ज्वाइनिंग होने की भी संभावना है पूनम भारती, ओके। चलो उसके बाद ये पैरोडी नोटेबली यू नो सेंटिमेंटल फिक्शंस लिखती थी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 फुल लेंथ नॉवेल्स जो इनकी थी वो ये हैं, ठीक है। यू नीड टू सी, मैंने इनके अदर वर्क्स भी डाले हैं इस वाले पीडीएफ में, पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नॉवेल्स कौन से थे, ठीक है। तो वो आप नोट कर लो, ठीक है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ओके, सेंस एंड सेंसिबिलिटी फर्स्ट 1811 में, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, मैन्सफील्ड पार्क 1814 में, एमा 1815 में, पर्सुएशन 1817 में। अभी नेटफ्लिक्स पे पर्सुएशन करके एक यू नो सीरीज आई हुई है, ठीक है, 1817 पर्सुएशन करके आई हुई है। एमा 2020 में एमा करके एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है। टू टेल यू गाइज, शी इज वन लेडी जेन ऑस्टन जिसकी ऑलमोस्ट सारा वर्क जो है उन सब के ऊपर मूवी बनी हुई है। और आज से नहीं, 1940-50 से इनकी मूवीज कंटिन्यूसली बन रही हैं इनके नॉवेल्स पे। इट्स सो गुड, आप बैठ के अगर वॉच करोगे ना, you'd really like it. The way she has portrayed each and every character and the way the story proceeds from the beginning, it's wonderful that you can definitely go ahead and watch it. I would appreciate if you can find time, और अगर आप लोगों के पास Netflix का access है तो आप एमा जरूर वॉच करना,
ये 2020 में आई हुई है, और परसुएशन आई अभी जस्ट मेरे ख्याल से रिलीज हुई है, परसुएशन एज वेल। ठीक है, ये भी आप वॉच कर सकते हो। आप एमा एटलीस्ट वॉच कर लेना, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद फिर नॉर्थैंगर एबी, ठीक है, दिस वाज पब्लिश इन 1817 बट रिटन बिफोर द अदर्स। ओके, सबसे पहले इन्होंने, ये जो नॉवेल है आपका, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा नॉवेल है जो सबसे लास्ट में पब्लिश हुआ था मगर लिखा सबसे पहले गया था जेन ऑस्टन में, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं नॉर्थैंगर अबे, पब्लिश इन 1817 बट रिटन बिफोर अदर्स, इन सबसे पहले लिखा गया था। ओके, क्लियर है? ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद फिर देख लिए हैं सर, अच्छा सुमित्रा कुमारी देख लिए हैं, वंडरफुल, बहुत सही। हम लोग मूवीज देखने में बहुत आगे हैं। Okay, now, what exactly happened next? She created the comedy of manners of middle class English life in her time. ठीक है, मिडिल क्लास मतलब जो इनका राइटअप भी है ना, वो भी अगर आप देखोगे ना, इट्स अ स्मूथ मिडिल क्लास इंग्लिश, नॉट वेरी हाई फाई, वेरी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश इन्होंने नहीं यूज की है। ठीक है, सो दैट the idea was that it when you have simple English, okay, and when a normal person understands, then your circulation increases when you are a writer. Okay, it's not very complicated. So she created the comedy of manners of middle class English life in her time. Her writing is noted for its wit, realism, shrewd sympathy and brilliant prose style. ठीक है, noted for wit, okay, realism, ठीक है, shrewd sympathy, okay, and brilliant prose style. ठीक है, though her treatment of ordinary people in everyday life, she was first to give novel its distinctly modern characters. ठीक है, ordinary people, see, through her treatment of ordinary people in everyday life, she was first to give novel डिस्टिंक्टिवली मॉडर्न कैरेक्टर्स। तो मतलब ऑर्डिनरी लाइफ मतलब आपके कैरेक्टर्स जितने हैं, ठीक है, उनकी आम जिंदगी में क्या हो रहा है, इस चीज को डिपिक्ट करना सबसे पहले जेन ऑस्टन ने शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी लाइफ कैसे होते थे, मिडिल क्लास, CGL के लिए है क्या? ओके, टॉपिक बता दिए और हम लोगों ने एमा मैंने कल देखा सर। ओके, परफेक्ट, ओके, फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि होता है क्या, किस तरह से ये लिखती थी कि हमेशा मिडिल क्लास की ऑर्डिनरी लाइफ को डिपिक्ट किया जाता था इनसे पहले। इन्होंने लिखना कैसे शुरू किया, क्योंकि इनका जो क्लास था, ओके, द क्लास शी बिलोंग अर्लियर व्हेन हर फादर वाज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। उस टाइम पर जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, तब इनके इर्द गिर्द की जो फैमिलीज थी, अच्छी क्लास की फैमिलीज थी, उनकी जो आम जिंदगी इन्होंने ऑब्जर्व किया, उस चीज को इन्होंने सबसे पहले डिपिक्ट करना शुरू किया था। एंड शी वाज वेरी एजुकेटेड, एक्चुअली शी वाज वेरी एजुकेटेड, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई। ओके, शी पब्लिश्ड हर नॉवेल्स एनोनिमसली। ठीक है, एनोनिमस तरीके से इन्होंने क्या एग्जाम होगा सर, प्लीज रिप्ले, बहुत टेंशन है हम, मेरे साथ प्रॉब्लम प्लीज सर। श्रूड मीन्स चालाक, नेहा, चालाक। और अगर मतलब इफ आई एम गोइंग लिटिल स्पीड, व्हाट यू कैन जस्ट डू इट, जस्ट गूगल द वर्ड्स। ठीक है, अगर मैं थोड़ा स्पीड, अगर कोई कहीं कहीं पे मैं समझाना भूल जाता हूँ, फटाक से आप उसको गूगल करके फटाक से मीनिंग देख लो। बिकॉज इफ आई रियली गो इन डेप्थ गाइस, मुझे नहीं लगता कि मैं बायोग्राफी भी फिनिश कर पाऊंगा। आई हैव टू गो लिटिल फास्ट, सो आई विल कीप स्किपिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई विल कीप अंडरलाइनिंग गाइस। ठीक है, शूट, चालाक। ठीक है, एग्जाम होगा सर, प्लीज रिप्लाई। पूनम, आपको एक चीज बोल दूं, घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जहां बैठते हैं ना, मतलब अभी मैं यहां बैठा हूं, मैं अपनी जिंदगी यहां पे नहीं जीता हूं। मैं कैसे जीता हूं, मेरे पास्ट में क्या हुआ, ये मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा प्रेजेंट क्या है, ये मेरे लिए आप इतना समझो कि प्रेजेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। वी डोंट केयर अबाउट द प्रेजेंट, वी ऑलवेज केयर अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड व्हाट विल हैपन। ठीक है, एक पे तो कंट्रोल मेरा छूट चुका है और एक पे अभी मेरा कोई कंट्रोल है भी नहीं।
ना फ्यूचर पे मेरा कंट्रोल है, ना मेरे पास्ट पे मेरा कंट्रोल है, मेरा प्रेजेंट पे ही कंट्रोल है। जिस चीज पे आपका कंट्रोल है आप उसे प्रॉपरली कंट्रोल करो, बाकी सारी की सारी चीजें छोड़ दो। मैसेज डिलीट करने से कुछ नहीं हुआ बेटा। बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर राइटिंग, ठीक है, उस चीज को रखो, ठीक है, दैट्स योर मार्क कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैंने इस चीज को बताया। मैसेज कभी डिलीट मत किया करो, मैं सबको बोल रहा हूं, कभी मैसेज डिलीट मत करो। यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, एटलीस्ट आई रेड योर मैसेज एंड रिप्लाइड टू दैट so that you can learn from it, okay? So it's good, messages रहने दो, पढ़ने दो, क्या कर लेगा कोई पढ़ के? आपको बुरा लगा तो आपने मेरे को बताया, आपको किसी चीज की चिंता है तो आपने मेरे को बताई, तभी मैं बता पाया ना। अगर आप छुपाओगे किसी चीज को तो कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर किसी चीज में आपको बुरा लग रहा है तो खुल के बोलो, हाँ मेरे को बुरा लग रहा है। कोई क्या कर लेगा? बुरा लग रहा है तो लग रहा है, हाँ लग रहा है तो, मुझे डर लग रहा है तो, मैंने खुल के बताया ना। तो इसी तरह कभी भी मैसेज डिलीट मत करो। आपने गलत लिखा है, लिखा है भाई, हाँ मैंने गलत लिखा, खत्म हो गई बात, ठीक है। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अभी हम लोग क्लास में हैं, आप इस पे फोकस करें। जब क्लास के बाद जाएं तो आप मुझे कॉल करें, हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों में से मेरे को एक बच्चा बता दो, जितने भी हैं अभी क्लास में, कि किसी ने मुझे बोला हो मुझे आपसे बात करनी है और मैंने आप लोगों को अवॉइड किया है। आई वुड नेवर डू दैट। I would urge you guys to be in the present all the time. Forget past, that has already been that is already over, and focus on present so that we can perform good in future. Focus on present, इसे मत भूलो। अभी अगले 4 घंटे कुछ मत सोचो, ठीक है? Okay, so novels anonymously to appeared only after her death, which probably resulted from Edison's disease. तो हुआ क्या था, इनको एडिसन्स डिजीज हो गया था, ठीक है। दिस इज वन थिंग। जेन ऑस्टन कैसे मरी? जेन ऑस्टन कैसे मरी? सर यू मेड आवर माइंड काम। यस, वी हैव टू, यू नो, डजंट मैटर। कल के डेट में बेटा आप सभी से एक चीज मैं पूछ के देखता हूं, कल सभी से मैं कहता हूं कि मान लो बहुत बड़ा भूकंप आया, मान लो एक कॉमेट गिर गया और पूरे के पूरे लोग मर गए, क्या फर्क पड़ा मेरे को ये बताना? सबके सब मर गए। मान लो बहुत बड़ा कॉमेट है, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि जेएसएससी डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई कुछ तो है, सिस्टम्स हैंग हो रहे हैं, शायद हमें कुछ करना पड़ेगा। हम क्यों? और मान लो अगर गलती से ऐसा हो गया कि जेएसएससी डिपार्टमेंट आपका जो है वो ये बोलता है कि हम एग्जाम को और प्रीपोन कर रहे हैं, हम 21 तारीख से लेकर, मतलब 21 तारीख से उठा के हम 10 तारीख को एग्जामिनेशन कर देंगे, ठीक है। आपका कंट्रोल है क्या फ्यूचर पे? आपका कंट्रोल है ही नहीं फ्यूचर पे बेटा, ठीक है। एडिसन डिजीज आप देख लेना इसके ऊपर, ठीक है। एडिसन डिजीज मैंने भी उतना खास कोई सर्वे नहीं किया, सम काइंड ऑफ डिजीज। सी पहले क्या होता था ना, मैंने आपको ये चीज बताई भी है, जैसे कि हमारा कोविड आया था, नोबडी न्यू व्हाट कोविड इज। एवरी टाइम सम और द अदर डिजीज यूज्ड टू यू नो अकर इन दिस इंग्लैंड। वहां पे उनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती है कि मतलब डिजीजेस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फैलता ही रहता है, नीटनेस नहीं होने की वजह से, और भी बाकी चीज, महामारी जैसे कहते हैं ना, उस टाइप की डिजीजेस बहुत फैलती थी पहले, बहुत ज्यादा। आज की डेट में हमारे पास वैक्सीनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी कंट्रोल्ड हैं। मगर पहले ऐसा होता था ना, बहुत ज्यादा महामारी थी। आप देखो हमारे काफी ऑथर्स, कोई ट्यूबरक्लोसिस से मर गया, कोई इससे मर गया, इतने पैसे होने के बावजूद कोई इस चीज से मर रहा है, कोई उस चीज से मर रहा है। बहुत सारी महामारियां थी, उसमें से एक एडिसन्स डिजीज होगा, एज सिंपल, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट गाइस, ठीक है। चलो ठीक है। नाउ लिटिल डिटेल स्टडी, ज्यादा डिटेल नहीं गया हूं मैं, लिटिल डिटेल स्टडी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव केप्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा फास्ट डिटेल स्टडी में, ओके। द 7th चाइल्ड एंड सेकेंड डॉटर, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, 7th चाइल्ड एंड सेकेंड डॉटर, ठीक है। 7th चाइल्ड एंड सेकेंड डॉटर ऑफ कैसेंड्रा एंड जॉर्ज ऑस्टिन, ठीक है। तो कैसेंड्रा यहां पे आप देखो, तो कैसेंड्रा यहां पे सिस्टर का भी नाम है, ठीक है, इनकी मम्मी का भी नाम है कैसेंड्रा, और इनकी सिस्टर का नाम भी कैसेंड्रा है। जस्ट नो दैट, ओके सर। अरे भाई इतना वक्त है क्या नेहा मेरे पास किसी से नाराज होने का?
फोकस, मैं नाराज होके कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त ही नहीं है इतना। वैसे मैंने किसी के मैसेजेस इग्नोर किए तो रियली सॉरी। मैं किसी के मैसेज, आप में से किसके मैसेज पे रिप्लाई नहीं किया ये बता देना सबसे पहले। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा तो, पर मैं ऐसा नहीं हूं। ओके, सेवन चाइल्ड एंड सेकेंड डॉटर ऑफ कैसेंड्रा। ओके, सेकेंड डॉटर ऑफ कैसेंड्रा एंड जॉर्ज ऑस्टिन। ठीक है, मॉम डैड का नाम क्लियर हो गया। शी वाज सेकेंड चाइल्ड, second daughter and seventh child. Okay, Jane Austen was born on 16th December 1775 in Stevenson, Hampshire, England. Austen's parents were well respected community members. ठीक है, इसीलिए well respected community members, she belonged to a very good community. ठीक है, she belonged to a very good community. Okay, and they were well respected guys. ठीक है, that's why she belonged to a good community and she knew about what kind of life they used to have. Yeah, her father served as an Oxford educated rector. ठीक है, for a nearby Anglican parish. ठीक है, now आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, the family was close and the children grew up in environment that stressed learning and creative thinking. When Austen was young, she and her siblings were encouraged to read from their father's extensive library. ठीक है, अपनी खुद की लाइब्रेरी थी घर के अंदर, और इससे वो लोग रीडिंग बहुत ज्यादा रीड आउट करते थे चीजों को। कैसेंड्रा सिस्टर थी ना सर, और माँ भी थी। कैसेंड्रा मम्मी का भी नाम है और सिस्टर का भी नाम है, दोनों का नाम है। ठीक है, so family close, children grew up in environment that stress learning and creative thinking. तो मतलब एक ऐसी फैमिली जो स्ट्रेस करती है, ठीक है, एक ऐसी फैमिली जो स्ट्रेस करती है इस चीज के ऊपर कि आप ज्यादा पढ़ें, ज्यादा फोकस करें, ग्रोथ उसी चीज के ऊपर। सी गाइस, मैं बस इतना ही चीज बोलूंगा, इस चीज से मेरे को भी ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पे स्ट्रेस करने वाली बात नहीं है। मतलब होता क्या है ना, आप लोग एक चीज ध्यान देना, आप लोगों के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए जानना, पता है? आप सभी के साथ ये चीज हो रही होगी। जो लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ओके, जितने भी हैं, उन सबके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे। ओके, आप लोग अपने पढ़ने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते होंगे। आप मानो मत मानो, बट यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड्स फ्यूचर। लिटरली यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड्स फ्यूचर। ओके, मैंने जो चीज पढ़ी है वो मैं बता दूं। एक मतलब 0 से लेके 5 इयर्स तक बच्चे की जो बेसिकली लाइफ होती है ना, ओके, एंजेलिक पेरिश एक स्कूल है सीमा। Okay, it's a kind of school, it's a kind of university that it's a kind of college जहाँ पे वो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थे। ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ाते थे। He was a kind of principal there. ठीक है, पास में ही था, उनके घर के पास में ही था एंजेलिक पेरिश। ठीक है, उसमें वो पढ़ाते थे। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आप लोग जो 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं, इनके हाथ में जो आप मोबाइल दे देते हैं ना, you are spoiling the child's future. Okay, so the best way is, और वो क्यों मोबाइल मांगते हैं? क्योंकि आप लोग, सर वीडियो प्राइवेट होगा क्या? वीडियो प्राइवेट होगा क्या? पता नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वीडियो प्राइवेट 30th के बाद सारे वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे। 30th तक सारे वीडियो पब्लिक चल रहे हैं एज पर द मैनेजमेंट्स डिसीजन। ठीक है, वीडियो जो होगा वो प्राइवेट चला जाएगा। बाकी मतलब मेरे ख्याल से 30th के बाद सारे के सारे वीडियोस उसके बाद सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमने 21 से लेके 30 तक वीडियो किए हैं वो सारे वीडियोस को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तब तक ये पब्लिक रहेंगे। ठीक है, हाँ, चर्च के प्रीस्ट थे। ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप लोग जो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हो इसलिए कि आप उनको बिजी रख सको, आप उनका फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो। द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट दो, पढ़ाई का एनवायरनमेंट दोगे ना तो वो बच्चा पढ़ेगा। वो आपके हाथ में हमेशा मोबाइल देखता है, इसीलिए वो ज्यादा मोबाइल मांगता भी है। ठीक है, तो जैसा आप करोगे उसी को वो पिक्चराइज करने की कोशिश करेगा। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, कि ये गलतियां आप ना करो बिकॉज यू आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर। ओके, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, कमिंग बैक टू दिस,
ठीक है. So the family was close and the children grew up in the environment that stressed learning and the creative thinking. When Austen was young, she and her sibling were encouraged and to read from their father's extensive library. Okay. The children also authored and put on plays. Over the span of her life, Austen, okay, could become especially close to her father and older sister Cassandra. मतलब अपने father और sister के बहुत ही close चली गई. Okay. Indeed, she and Cassandra would one day collaborate and publish work. Okay. So after like good spending good time in earlier days, they both started writing and they themselves started publishing their works. Okay. To acquire a more formal education, Austen and Cassandra were sent to boarding schools during Austen pre-adolescence. ठीक है. इनके बचपन में ही इनको बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाने लगा. During this time, Austen and her sister caught typhus. Okay, with Austen nearly succumbing to illness. ठीक है. सो टाइफस अगेन इफ यू आस्क मी, अभी टाइफस क्या है? अगेन एक टाइप का डिजीज है. ओके, दे गॉट टाइफस. ठीक है. उस टाइम पे ऑस्टन एंड हर सिस्टर कैसेंड्रा दोनों को हो गया था, विद ऑस्टन नियरली कमिंग टू द इलनेस. ठीक है. इलनेस मतलब इतनी बीमार पड़ गई ही थी कि मरने वाली कंडीशन हो गई थी. After a short period of formal education cut short by financial constraints, they returned home and lived with the family from that time forward. तो मतलब बोर्डिंग स्कूल चले गए, उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से इसकी वजह से उनको वापस आना पड़ गया था. तबीयत भी खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा इट वुड बी बेटर इफ दे कैन कम बैक एंड स्टे विद द फैमिली. दैट वुड सेव सम टाइम, दैट वुड सेव सम फाइनेंशियल थिंग्स एंड दे वुड बी एबल टू स्टडी बेटर एज दे वर डूइंग अर्लियर. ओके, नाउ ओके, सो ever fascinated by the world of stories, Austen began to write inbound notebooks in the 19 inbound notebooks. Okay, inbound notebooks. जो मतलब आप इसमें वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज मतलब जितनी उन्होंने पढ़ाई की थी अपने लाइब्रेरी में वगैरह वगैरह में उन्होंने पढ़ाई थी, मोस्टली हर रीडिंग मटेरियल्स वर फिक्शनल. ओके, दे वर नॉट नॉन फिक्शनल, दे वर फिक्शनल. व्हेन शी यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ स्टोरीज एंड नॉवेल्स एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच वर रिटन इन द पास्ट, she also got this encouragement to write stuff. Okay, Austen began to write inbound notebooks. Okay, in the 1790, during her adolescence, she started to craft her own novel and wrote Love and Friendship, a parody of romantic fiction organized as a series of love letters. Okay, so see, there's one thing to note, मैं शायद इसे बोल्ड में मार्क करना भूल गया. Love and Friendship. So craft her own novels and wrote Love and Friendship, a parody of romantic fiction organized as a series of love letters. So series of अगर आपको बोलेगा बचपन में in 1970s जेन ऑस्टन ने क्या लिखना शुरू किया था, so that was Love and Friendship. Okay, and what was it all about? It was all about a series of love letters. ठीक है, it was series of love letters kind of. Okay, using that framework she unveiled her wit and dislike of sensibility, okay, or romantic hysteria. Now, which era she belongs to? Just go ahead and check which era she belongs to. Date of birth क्या है उनका? Date of birth है इनका 1775. ठीक है, 1775, 1775 में इनका बर्थ हुआ था. इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1790 में लिखना शुरू किया था. राइट, ओके, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पर लिखना शुरू किया था. ठीक है, 1790 के अराउंड पहला उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, मतलब उस समय 15 साल की थी. 25 साल का होते होते इन्होंने अच्छी लेखन शुरू कर दिया अपना. नाउ the time was actually affected by what? The time was actually affected by romantic era. Okay, but she was out of her mind for this कि ये नहीं कर सकती, मुझे ये चीज नहीं करना जो दुनिया फॉलो कर रही है. I don't want to get into that. I don't want to get into poetry. I want to stick to novels. Okay, now people have a hysteria of romantic era. Amrita Saini, Smriti, Amrita Smriti. What is this question mark? 18th century.
these people are, what these people are saying is this is the romantic era and she just want to get out of that zone of romanticism, okay, and she wants to write something different of it. That's what is mentioned here, okay. यही चीज यहाँ पे mentioned है, okay. He ever fascinated by the world of stories. She was fascinated by the world of stories. Okay, Austen began to write in bound notebooks in 1790. During her adolescence, she started to craft her own novel. Okay, ठीक है. Using that framework, she unveiled her wit and dislike of sensibility. Okay, or romantic hysteria. Okay. 1771 वर्थ का तो उनके आसपास बर्थ हुआ. हाँ, that's what. Yes. A distinct perspective that would eventually characterize much of her later writing. तो इनकी जितनी भी writing हुई थी वो उसी हिसाब से गई थी. Okay. The next year she wrote the history of England. Okay, a 34 page parody of historical writing that included illustrations drawn by Cassandra. Okay, illustrations drawn by Cassandra. ये इनकी sister है. ठीक है. ये इनकी sister है. तो who all both of them were involved in this thing, in formation of the history of England write up जो उन्होंने किया था 34 पेज का पैरोडी. इसमें कैसेंड्रा और जेन ऑस्टन दोनों, मतलब जेन दोनों इन्वॉल्व थे. ओके. These notebooks encompassing novels as well as short stories, poems, plays are now referred to as Austen's juvenile. ठीक है. तो ये जो है ये अगेन आप लोगों के लिए वर्क्स में मैंने डाला हुआ है. तो उन्होंने ऐसा बहुत कुछ लिखा था. नोटबुक्स एनकम्पासिंग नॉवेल्स थे, इनमें शॉर्ट स्टोरीज थी, इनमें पोएम्स थे, इनमें प्लेस थे. चाहिए होगा, देखो तो एक बार ढूंढो. पता नहीं ये तो सूटकेस में हो. आई एम सॉरी गाइस, जस्ट अ मोमेंट. सूटकेस में होना चाहिए. हाँ देखो ना एक बार. I'm sorry, I'm really sorry. Some friend came. Okay. So इसमें क्या क्या था जो जुवेनिलिया जो है इसमें क्या क्या था. मतलब इन्होंने बहुत कुछ लिखना शुरू किया, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह वगैरह ऐसे करके छोटी छोटी बहुत सारी चीजें लिखनी हुई जिसका पूरा का पूरा कलेक्शन बन गया. ठीक है. अब इस कलेक्शन को मतलब बाद में प्रिंट किया गया, इनके मरने के बाद प्रिंट किया गया. ऑस्टन नहीं, मरने के बाद नहीं यार, टाइम थोड़ा डिफरेंट है. सॉरी, I'll just correct that. वो टाइमलाइन हम लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनका जो ये कलेक्शन था इसको 3 वॉल्यूम में प्रिंट किया गया. दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. ओके. नाउ व्हेन डिड शी डाई? जस्ट अ मोमेंट, बिकॉज दिस वन थिंग आई नीड टू चेक. व्हेन डिड शी डाई? व्हाट्स द एग्जैक्ट डेट हियर? 1817. एंड अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो वर्क्स में अगर हम 1817, हाँ सॉरी, तो इनके काफी पहले, मतलब मरने से काफी पहले ही हुआ था. जुवेनिलिया नोवेल वॉल्यूम द फर्स्ट 1787 से 1793 के बीच में प्रिंट हुआ था. वॉल्यूम द सेकंड 1787 से 1793 और वॉल्यूम द थर्ड 1781 से 1793. तो ये तीनों वॉल्यूम उसी ड्यूरेशन में, मतलब कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है मगर इन्हीं दो डेट्स के, इन्हीं दो ईयर के बीच में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों प्रिंट हुए थे. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दैट. Okay, now coming back to where we were here. Yeah, so we were here. Okay, eventually characterized much of her later writing. This is done. Okay, this is also done. Now Austen spent much of her early adulthood helping run the family home, playing piano, attending church and socializing with neighbors. Okay, her nights and weekends often involved cotillions and as a result she became an accomplished dancer. तो बेसिकली ये पार्टीज और जो इवेंट्स होते थे उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती थी. ठीक है. शी बिकेम एन accomplished dancer. ओके. वीकेंड्स में इन्होंने क्लासेस लेने शुरू कर दिए थे डांस के एंड शी बिकेम एन accomplished dancer. So she used to perform stuff as well. Okay. She used to perform playing, she used to attend church और अपने फैमिली को भी monetarily ये हेल्प कर रही थी. सर when will be MCQs uploaded on the app? मैं आपको दे तो रहा हूँ मोनी, मतलब सारे के सारे ऐप के ऊपर आपको अपलोड करना कर दूंगा. that's not a problem. Okay, so because MCQs का क्या है कि they have to come with videos as well. Okay, as per previous understanding आपके MCQs का
पीडीएफ होना चाहिए, पर मुझे वो समझ में नहीं आता कि मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ूं और फिर आपको ऑप्शंस बताऊं, फिर आप ओके करो. इट सीम्स टू मी एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वी आर नॉट रिमेन विद गुड टाइम नाउ, एल्स वी वुड हैव डन दैट. ठीक है, जैसा कि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, इसलिए मैं पीडीएफ आप लोगों को डायरेक्टली कहां पे दे दे रहा हूं, इसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर ही दे दे रहा हूं. आप चाहते हो ऐप पे अपलोड करना, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट. मैं सारे के सारे एमसीक्यूज अपलोड करता जा रहा हूं, लेसन वाइज कर रहा हूं. ऐसे नॉर्मली जाके नहीं करूंगा, जैसे जैसे हमारा खत्म हो रहा है उसी हिसाब से करूंगा. ओके, सो नाउ coming back to this accomplished dancer. Okay, now she continued to write, developing her style in more ambitious works such as Lady Susan. Okay, one more writing, one important writing, Lady Susan. Another epistolary story about a manipulative woman who uses her sexuality, intelligence and charm to have her way with others. Okay, so Lady Susan, there is a movie that has come on Lady Susan as well. Okay, very tricky story, very nice story. If you would like, you can definitely go ahead and have a brief reading of it. PDF, ठीक है sir. Yeah, okay. So that's what I'm saying. I mean, I didn't find any sense, to give out a PDF MCQ as well as उसका पूरा का पूरा video recording करना. That seems to me a waste of time. Seriously, I don't personally think that कि that's a right way of doing things. Okay. That's just an excitement, nothing else. Okay. Austen also started to write some of her future major works, the first called Eleanor and Marianne. ठीक है, उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से थे, फ्यूचर मेजर वर्क्स में कौन कौन से आते हैं, एलिनोर एंड मेरियान. ओके, कीप नोटिंग इट डाउन. मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं जैसे जैसे मैं थ्रू जा रहा हूं साथ साथ में, ताकि आप लोगों को दोबारा जंप करके ना आना पड़े. ठीक है, जिस जिस वर्ड पे आपको डाउट हो रहा है उसको आप लिख के रख लीजिए. पीडीएफ जब आपको मिलेगा, जस्ट चेक आउट द मीनिंग ऑफ इट. ओके, so another story told as a series of letters which would eventually be published as Sense and Sensibility. ठीक है, Eleanor and Marianne, another story told as a series of letters. ठीक है, अब ये series of letters में एक और कौन सा आ गया आपका, Sense and Sensibility. ठीक है, this is the second one that we are talking about, Sense and Sensibility. Okay, she began drafts of first impressions which would later be published as Pride and Prejudice. Okay, एक मूवी आई थी Bride and Prejudice, जिसने हल्की फुल्की कॉपी भी की थी Pride and Prejudice की. That was a pathetic movie, I would say. So just avoid that. I'm just saying it was an Indian made movie. उसमें ऐश्वर्या राय भी थी. That was a pathetic one. Okay, so you can watch an original one which was made in English, Pride and Prejudice. Okay, you can watch that one if you would like to. Okay, First Impressions and Susan. Okay, later published as Northanger Abbey by Jane's brother Henry. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं. She began drafts of First Impressions. Okay, फर्स्ट इंप्रेशन किससे रिलेटेड है, लेटर भी पब्लिश है प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो ये दोनों को लिंक कर देना अपने नोट्स में, फर्स्ट इंप्रेशंस, प्राइड एंड प्रेजुडिस. ओके, तो इसका ड्राफ्ट बनाना शुरू किया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम पे आया था. उसके बाद फिर एंड सूजन उन्होंने लिखना शुरू किया था, उसका ड्राफ्टिंग शुरू किया था, मगर बाद में ये प्रिंट हुआ था किसके नाम से, नॉर्थहैंगर अबे. ये किसने करवाया था, जेन का भाई जो था हेनरी, उसने करवाया था फॉलोइंग ऑस्टिन्स डेथ. जब जेन ऑस्टिन का मतलब डेथ हो गया था, उसके बाद फिर करवाया था. तो दीज पॉइंट्स यू नीड टू केयरफुली नोट डाउन. पॉइंट वाइज जो आप बना रहे हो, पॉइंट में इस तरह से नोट डाउन कर लो. ओके ओके सर, व्हेन पीडीएफ, ठीक है सर टेलीग्राम में अपलोड होने वाले पीडीएफ पेड कोर्स के लिए है क्या? Yes Preeti, yes, that's right, it is for them. Okay, so I am also restricted. It's not that Preeti की मतलब मैं कुछ चीजें जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ. At least I am able to give you the PDF right here in the video so that you can watch. Okay, well these videos would be made private after 30th, ऐसा मुझे बोला गया था. और ये पीडीएफ मुझे नहीं शेयर करना है. जस्ट अंडरस्टैंड द अदर पीपल्स माइंड एज वेल. नो, उन्होंने पेमेंट करके फिर ये कोर्स लिया है.
So we have to respect that value as well. Okay, we have to respect the value that they purchase this course and they are investing in it. Okay, so keeping that in mind, this is just these live classes are made live for other people as well. Why? The only reason is that that the people who have not taken the course can also go through the main topics so that they can also appear for the examination. Reasons might be different that why someone is not taking a course. Okay, alag reasons hain, that's never a problem. The main thing is that someone who has not taken can also access few things. That's the only thing. ठीक है. So she began drafts of first impressions which would later be published as Pride and Prejudice, and Susan later published as Northanger Abbey. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. Next. In 1801, Austen moved to Bath with her father. Okay, there's a place. Okay, Bath is a place. So moved to Bath with her father, mother and Cassandra. Then in 1805 the father died after a short illness. Okay, 1805 में उनके पापा की death हो गई. उसके बाद as a result the family was thrust. Okay, उन पे काफी दबाव आया financial strains की वजह से. The three women moved from place to place. उसके बाद फिर क्या हुआ कि financial strain की वजह से they kept on moving from place to place because of this thing. Okay, so जब तक father थे, जब तक उनकी earning अच्छी चल रही थी, जब तक सब कुछ stable था, तब तक they were enjoying, kind of enjoying the life. But as soon as the father died, उसके बाद फिर life थोड़ी सी unstable हो गई. Okay, a good learning for me, for you guys, for everyone. A good thing which is practiced or probably not practiced in America, in other countries, कि उनको ना मतलब बच्चों को जब आप गाइड करें, बच्चों को जब आप पढ़ाएं, तो बच्चों को साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नॉलेज भी देते रहें. ठीक है, वी नेवर नो व्हाट लाइफ वुड थ्रो एट अस. हम नहीं जानते कि जिंदगी हम पे क्या थ्रो करने वाली है. वी डोंट नो एट ऑल कब क्या हो जाएगा. इसीलिए चाणक्य नीति में जो मैंने पढ़ा है, चाणक्य नीति में कहा गया है कि आप 5 साल की उम्र तक बच्चे को बहुत ही प्यार से रखें. 5 साल से लेके 15 या 16 साल तक उसको, बच्चों को थोड़ा सा टाइट करके रखें. ठीक है, कि उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हो, क्या करना क्या नहीं, उनको लूज मत छोड़े, उनको पैम्पर ना करें. ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बताएं. ठीक है, एंड देन फ्रॉम द एज ऑफ प्रॉबेबली 13 and 14 स्टार्ट इन्वेस्टिंग something in their mind, start putting something in the mind that why being a financial stable person is important and how they can become that. See, don't make them start running behind money, because running behind money make them anything. Okay, आज की डेट में टिकटॉक वीडियोस पे भी पैसे बना रहे हैं बच्चे. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि टिकटॉक वीडियो से पैसे बना लिए तो जिंदगी बन गई. बट दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स स्पॉइलिंग ऑफ योर लाइफ. आपके पास ना कल्चर है, ना वैल्यूज है, ना कुछ भी है, ना कंट्री के लिए आपका कोई वर्शिप है, ना कुछ भी है. You don't have anything. You just know how to make money. The thing is that you need to show them the right path of making money and being financially stable at a good age. Okay, this is what you need to instruct. Okay, 3 women, Jane Austen, her mother and sister. Yes, her mother and sister की जहां तक बात करें तो both are Cassandra. Okay, so it was not until 89 that they were able to settle into a stable living. तो 1805 में उनके साथ ट्रेजेडी हुई. 1809 तक वो घूमते ही रहे एक जगह से दूसरे जगह पे. 1809 के बाद उनकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने लग गई लाइफ में. ओके, दे वर एबल टू सेटल इनटू अ स्टेबल लिविंग सिचुएशन एट ऑस्टन्स ब्रदर. ओके, ऑस्टन के भाई के पास एडवर्ड्स कॉटेज इन चॉर्टन. ठीक है, एडवर्ड्स कॉटेज इन चॉर्टन. ओके, नाउ इन हर 30s, अब वो 30 की हो चुकी हैं. ऑस्टन स्टार्टेड टू एनोनिमसली पब्लिश हर वर्क्स. अब उन्होंने एनोनिमसली अपने वर्क्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया है. ठीक है, नाउ सो इन द पीरियड स्पैनिंग 1811 to 16, 1811 से 1816, शी pseudonymously published Sense and Sensibility. तो उन्होंने किसी सूडो नाम से
ओके किसी भी एक नाम से उन्होंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी को पब्लिश किया, जो जब तक वहां पे जेन ऑस्टन का टैग नहीं लगा हुआ था. ओके नाउ प्राइड एंड प्रेजुडिस, अ वर्क शी रेफर्ड टू एज हर डार्लिंग चाइल्ड. ठीक है, तो उनको अपना बहुत ही प्यारा वर्क लगता था. सी दीज थिंग्स यू नीड टू कीप अ नोट गाइस. प्राइड एंड प्रेजुडिस, डार्लिंग चाइल्ड. ठीक है, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस, डार्लिंग चाइल्ड, ये नोट कर लेना. ओके अभी सूडोनमसली उन्होंने कौन सा वर्क प्रोड्यूस किया था 1811 से 16 के बीच में? सेंसिबिलिटी. नोट इट डाउन. ओके व्हिच आल्सो रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम. ओके नाउ मैन्सफील्ड, पार्क एंड एमा. ठीक है, ये उसके बाद फर्दर नॉवेल्स आए थे. 1811 से 1816 के बीच में उनका क्या क्या नॉवल आया था? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस. ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस का उन्होंने डार्लिंग चाइल्ड करके भी बोला. उसके बाद फिर जिसको क्रिटिकल अक्लेम मिला था, उसके बाद फिर मैन्सफील्ड, पार्क एंड एमा, ये जितने भी नॉवेल्स आए थे इनको सूडोनमसली इन्होंने मतलब पब्लिश किया था, जिसमें से प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज द डार्लिंग चाइल्ड. ठीक है, विच रिसीव्ड अ क्रिटिकल अक्लेम, एंड एडिशनली मैन्सफील्ड, पार्क एंड एमा, these two other novels were also published between this particular period. समझ में आ गया? That's what it is written there. Okay, that's what it is written there. So we have finished this part. What time is it now? 9 बज गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं. In 1816, at the age of 41, Austen started to become ill with what some say might have been Addison's disease. Okay, तो what might have been Addison's disease? Just remember that Addison disease करके कुछ था, वो उनको हो गया था, जिससे वो सफर करना शुरू कर दिया था उन्होंने. But still, in that condition, she used to write. Okay. She made impressive efforts to continue working at the normal pace, editing older works as well as starting new novel called as The Brothers. तो उस टाइम पर इन्होंने अपने पिछले वर्क को एडिट करती रही वो, और उस टाइम पर इन्होंने The Brothers करके जो नॉवल है ये भी लिख रही थी वो, which would be published after her death as Sedition. Okay, Sediton. तो सेडिटन, द ब्रदर्स करके वो लिख रही थी नोवेल, विच वॉज पब्लिश एज सेडिटन. अगेन पॉइंट टू बी नोटेड कि ब्रदर्स को जब पब्लिश किया गया था, कब पब्लिश किया गया था? आफ्टर डेथ. क्या नाम दिया गया था? सेडिटन. ओके सॉरी, सैंडिटन. सैंडिटन. ओके दिस डन. ओके अनदर नोवेल Persuasion. Now another novel, अभी ये Persuasion जो मैं Netflix पे आपको बता रहा था वो, another novel Persuasion would also be published posthumously, मतलब मरने के बाद. Okay, at some point Austen's condition deteriorated to such a degree that she ceased writing. Okay, तो एक ऐसे कंडीशन में आ गई थी वो इसको लिखने के बाद कि उन्होंने लिखना उसके बाद बंद कर दिया था. ठीक है, तो पर्सुएशन इनके मरने के बाद ये भी पब्लिश हुई थी. इसके बाद फिर मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन शी वाज राइटिंग दिस एंड शी प्रोबेबली फिनिश्ड दोस थिंग्स. ओके, हर कंडीशन वेरी डिटोरिएटेड to a great extent and she stopped writing. And now when did she die? She died on July 18th 1817. Okay, in Winchester, Hampshire, England. Okay, so this part is covered. So whatever we are reading about Jane Austen see is to cover few important points that may be asked. This is not the main writer that has been asked to be covered here. The main thing is that though, and in addition to that, I'll give you whatever multiple choice question I can gather. I'll give you all those for Jane Austen as well. Okay, while Austen received some accolades for her works while still alive, with her first 3 novels garnering critical attention and increasing financial reward, it was not until after her death that her brother Henry revealed to the public that she was an author. Okay, तो मतलब अपने टाइम पे anonymous name से वो उस चीज मतलब अपने सारे novels print करा रही थी and she was earning good as well. However, मतलब 80 जैसे 1805 में उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया एंड देन शी these 3 women started traveling from one place to another place. By 89 they again got stabilized and she kept on writing and publishing things with some pseudonym or with an anonymous thing. Okay, they kept on doing that.
after, okay, nearing to her death and probably after her death, these first three novels got very famous. और उसके बाद फिर उसके बाद उनके भाई ने तब disclose किया that she was a lady. It's Jane Austen who actually used to write all those novels. Okay. So today, Austen is considered one of the greatest writers in English history. The popularity of her work is also evident in many films and TV adaptations of Emma. Mansfield Park, Pride and Prejudice, and Sense and Sensibility. Okay, so these are Emma, Mansfield Park, Pride and Prejudice, and Sense and Sensibility. जो ये चार basically novel हैं, ये काफी जगह पे प्रिंट हो चुके हैं, काफी तरह से काफी लैंग्वेजेस में प्रिंट हो चुके हैं, टीवी अडेप्टेशंस आए हैं, मूवीज आई हैं. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, होपफुली थिंग्स हैव बीन अंडरस्टूड क्लियरली. नाउ just to refer few of her works here, novels are these are you know 7 important. Lady Susan मैंने आपको जो बताया था वो थोड़ा सा characterless type of lady which could make out her work with those tricky minds and stuff. अपना काम करवाना जानती है. Lady Susan मूवी देखना हो देख लेना. It's little tricky movie, nice movie it is. Okay, so Sense and Sensibility 1811, Pride and Prejudice 1813. Publishing dates हैं Mansfield Park 1814, Emma 1815, Northanger Abbey 1818 मरने के बाद, Persuasion 1818 मरने के बाद, Lady Susan 1871 मरने के बाद. ठीक है, अनफिनिश्ड एडिशंस क्या क्या हैं? सैंडर्टन 1817 में, उसके बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया था, वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी. जैसा हमने देखा द ब्रदर्स, ओके, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इनका तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसके बाद फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया. उसके बाद फिर मतलब सी 41 एज यार गाइस, 41 का एज, 41 का एज इज जस्ट यंग. उस टाइम पर ऐसा हुआ था. ओके, नाउ द वॉटसन्स 1804 में. उसके बाद फिर सम अदर वर्क्स आर सर चार्ल्स Grandison. Okay, it's an adapted play. Okay, further it was adapted to a play. It's an adapted play. 1793 and 1800 में ये plays हुए थे. Plan of a novel 1815. Poems, prayers and letters. ये जो collection है ये इस टाइम के बीच में प्रिंट हुए थे 1796 से 1817 के बीच में. She kept on printing stuff with just the name of poems. Poems मतलब उसके अंडर इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो, but not much. ओके, जुवेनिलिया तो हमने पूरा का पूरा देख लिया है. ओके, नाउ ये थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मतलब वो हिस्टोरिकल पीरियड क्या था. ओके, उन्होंने जो भी लिखा था, ओके, जितना भी उनका मेनली राइटअप था, जो भी उन्होंने कुछ लिखा था वो उस टाइम पे हिस्टोरिकल पीरियड क्या था, उसका इन्फ्लुएंस उनकी राइटिंग के ऊपर क्या था. This is what it is. Okay, you need to understand this because we have not discussed history yet. हमने सिर्फ इतना देखा कि वो रोमांटिक एरा के थ्रू थी और उसके बाद फिर उनको रोमांटिक एरा से मतलब नहीं था. तो क्या था, वाई, तो हम लोग देख लेते हैं. ओके, तो जेन ऑस्टन इज बोथ जॉर्जियन एंड रीजेंसी. मतलब ये शासनकाल है जॉर्ज का और रीजेंसी. ठीक है, ये शासनकाल है जिस टाइप का मेंशन किया जा रहा है. 1714 से 1813 के बीच में जॉर्जियन था और 1811 से 1820 के बीच में रीजेंसी काल था. ठीक है, तो उस टाइम पे उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था और दोनों एरा में ये एग्जिस्ट कर रही थी एज एन ऑथर. ओके, meaning that she lived her life under the reigns of King George and his son George IV. ठीक है, because he became mentally incompetent. George III mentally incompetent हो गया था, stepped down and allowed his son to rule in his place as regent. ठीक है, तो that's why. Okay, stepped down and allowed his son to rule in his place as regent. Okay, तो जॉर्ज मतलब क्या है, बिकॉज ही बिकेम मेंटली इनकॉम्पिटेंट. ओके, जॉर्ज 3 स्टेप डाउन, तो जॉर्ज 3 ने स्टेप डाउन कर दिया और जॉर्ज 4 ने टेक ओवर कर लिया था. ठीक है, सो दिस इज दैट एरा, रीजेंसी 1811 से 1820 तक. ओके, सो स्टेप डाउन एंड अलाउड हिज सन टू रूल इन हिज प्लेस एज regent. Extravagant George 4 was a patron of arts and a fan of Austen's work, and she dedicated Emma to him at his strong suggestion. Okay, तो इन्होंने जो एमा नॉवेल लिखी थी, she dedicated that to George. So this can be a point here. Okay, this can definitely be a point. सबसे पहले तो there are a lot of things actually,
बट हिस्ट्री के हिसाब से दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि जेन ऑस्टन ने इन दोनों के एरा में किया था, जबकि जॉर्ज 3 थे, जॉर्ज 4 बीच में आ गए थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो तो हो गया एक पार्ट, ठीक है ना। जॉर्ज 4 ने आर्ट को बहुत वैल्यू दी थी, जॉर्ज 4 ने आर्ट को वैल्यू दी थी, और जॉर्ज 4 के कहने पे ऑस्टन का वर्क जो था एमा, वो इनको डेडिकेट किया गया था। दिस कैन बी वन पॉइंट हियर, ठीक है। नेहा ने मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया, आई डोंट नो व्हाट डिड शी राइट, ओके, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस डिलीट इट, मुझे यही समझ में नहीं आता, व्हाई डू यू गाइस डिलीट योर मैसेजेस यार, लेट इट बी देयर, ओके। सो the Georgian era was one of the great turmoil and upheaval, okay. Austen was born 1 year before the American Revolution, okay. Now see this thing, Austen को सारे अफेक्ट पड़े, अमेरिकन रिवॉल्यूशन उसका भी सेंस था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी सेंस था, ग्रेट ब्रिटेन डिफीट ऑफ नेपोलियन एट द बैटल ऑफ वाटरलू ये भी था, मतलब हर चीज का जैसा असर पड़ा था ना इंग्लैंड के ऊपर, तो उनके राइटअप में उन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आया जरूर था, ठीक है। द जॉर्जियन एरा वाज वन ऑफ द ग्रेट टर्मोइल एंड अपहीवल। ऑस्टन वाज बोर्न 1 year बिफोर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, लिव्ड हर टीन ईयर्स एंड बियॉन्ड थ्रू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक भी उनका टाइम स्पेंड हुआ था उसके बाद, एंड टुवर्ड द एंड ऑफ हर लाइफ, okay, toward the end of her life, Great Britain's defeat of Napoleon at the Battle of Waterloo, okay, so she saw all these 3 things, okay। जन्म के टाइम पे अमेरिकन मतलब अपने मिड लाइफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा देखा उन्होंने, और उनकी मृत्यु तक उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन डिफीट ऑफ नेपोलियन ये भी देख लिया, ओके। द वॉर ऑफ 1812 एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो अकर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अपने लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत कुछ देखा था जिसका इंप्रेशन हमेशा राइटिंग्स में आता है, ओके। दिस व्हाट इट इज, ओके। मोनी यू सेड ओके, ओके फॉर व्हाट? I didn't understand किस चीज के लिए ओके कहा आपने? Now, the world of Austen's novel seems to exist mostly outside this chaotic realm. Okay, world of Austen novel seems to exist mostly outside the chaotic realm. तो उस एरा में उन्होंने chaos देखा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्शंस आपकी राइटिंग में डेफिनेटली उस टाइम का आता है। सोशल लाइफ जो था उनका सोशल लाइफ ही अलग था, वो बड़ी मतलब एक अच्छे एलीट फैमिलीज जो हैं, अब एलीट फैमिलीज को पिक करके वो उनकी कॉमन लाइफ पे ज्यादा डिस्कस करते थे, ठीक है। तो जनरली एलीट फैमिलीज हैज गॉट अ वेरी गुड मनी, ओके, इन एनी सिचुएशन दे कैन मैनेज देयर ओन स्टफ। लिटिल रिफ्लेक्शंस ऑफ दीज पीरियड्स लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बैटल ऑफ वाटरलू वगैरह वगैरह, ये जितने भी हो रहे हैं इसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आता है राइटिंग्स में, कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होता है, बट नॉट मच बिकॉज शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एलीट हियर, ओके। सो एग्जिस्ट मोस्टली आउटसाइड द chaotic realm, which is especially true in Emma, ठीक है। ये एमा को अगर पढ़ोगे ना, सो इट्स कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, पूरी अच्छी कॉमेडी सीरीज है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, शी इज लिटिल मैनिपुलेटिव, देन शी गॉट टू नो दैट मतलब मैं गड़बड़ कर रही हूँ, मैं चीजों को सही रखूं, मैं गलत ना करूं, काइंड ऑफ, ओके। Nonetheless, the author did have some consciousness of the changes going on around her. On the one hand, she uploads the British class structure, ठीक है, she upholds the British class structure, and on the other she satirizes snobbery and slavish devotion to the class distinction, okay। दोनों चीज करती हैं वो, ओके। एक तरफ वो ब्रिटिश क्लास स्ट्रक्चर को भी बता रही हैं, ठीक है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, और दूसरी तरफ वो उसी क्लास सिस्टम का मजाक भी उड़ा रही हैं, ठीक है। So we have probably reached till the end now. Let's go ahead and check. So literary influences. Let's have a quick read of this literary influences. हर एक राइटर का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है,
ठीक है, हर एक राइटर का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं, राइट। इन्होंने भी किसी से किया होगा, राइट। हम जैसी पढ़ाई करते हैं, जैसा सेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आई टीच यू गाइज इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, पर मेरा स्पिरिचुअलिटी में सर एक बार फिर से केओटिक रियलिज्म बता दीजिए। केओटिक रियलिज्म बेटा, केओस मतलब मेस फैला हुआ है, ठीक है। मेस किस टाइम पे था? जब वॉर हो रहे थे, जब रिवोल्यूशन हो रहा था, जब मिडिल क्लास पूरा मेस्ड अप था, ठीक है। कौन सा टाइम था? अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, उसी टाइम पे उनका हुआ था। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनके मिड लाइफ में था। उसके बाद फिर सर, हाँ प्लीज दोबारा बता दीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनके मिड लाइफ में था। थर्ड क्या आ गया? थर्ड आ गया, इन्होंने अपनी लाइफ में बैटल ऑफ वाटरलू भी देखा, और भी वॉर देखे इन्होंने, ठीक है। इसी ड्यूरेशन के टाइम पे इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी, ठीक है। दिस इज केओस। ये अपने सोसाइटी में केओस है वो देख रही हैं। इन्होंने रोमांटिक एरा भी देखा। रोमांटिक एरा से मतलब एक अर्लियर फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में उसका ट्रांसफर होते हुए देखा। ये इन्होंने अपने आप को उससे अलग रखा। उतने केओस में, जब सोसाइटी में इतना ज्यादा केओस था, शी यूज्ड टू टॉक अबाउट द एलीट बट द क्लास सिस्टम, एंड शी could give only little reflections कि ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब if you read about the novels that she wrote and stuff like that, you wouldn't actually come across this thing कि उन्होंने उस टाइम के बारे में बात की है। If you go ahead and watch Emma, it just seems कि किसी olden days में इस तरह की स्टोरी थी, because that kind of dress up they have got। अगर उसी चीज को मॉडर्नाइज कर दिया जाए ना, you would not be able to make your mind कि किस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। So this is coming out of chaos, not reflecting what is actually going on in the society, just giving few reflections. जैसे class system को discuss करना, this is not a short span of time when the class system was there. Class system was there for a huge long time in Britain. आज भी आप देखो, आज भी class system है ब्रिटेन में, आज भी क्लास सिस्टम है। ये क्लास सिस्टम कल भी था, आज भी है, हमेशा। तो अगर उस चीज का डिस्कशन हो रहा है ना, तो आप पता नहीं पाओगे कि किस टाइम की बात हो रही है। केओस का जब बेसिकली डिस्कशन हो रहा है, उन लोगों को दे हैव टू रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट दे आर बेसिकली डिस्कसिंग। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द केओस हियर, ठीक है। मेस जो हो रहा है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम और ऑथर्स की बात करें, किन किन को पढ़ा है हमने पढ़ा है, और भी हमारे ऑथर्स हैं जिन को पढ़ा है। बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जो अपने टाइम पर, ओके, जैसे विक्टोरियन एरा के जितने ऑथर्स हैं, हम विक्टोरियन एरा के ऑथर्स की अगर बात करें तो उनकी लाइफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस की हम बात करते हैं, चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड लिखी है। तो उन्होंने अपने टाइम के, अपने एरा के लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है। दैट chaos he had showed in not one of his writing but most of his writing. Okay, she didn't do that. She just kept away from what others were doing. This is what we are talking about chaos. Understood? Just let me know understood or not. ठीक है। लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस कहां से थे वो एक बार देख लेते हैं। ओके, Jane Austen was well educated and well read for a woman of her day and borrowed books from both family libraries and circulating libraries. ठीक है, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। वेल एजुकेटेड शी वाज। उस टाइम पर लड़कियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, उन्होंने पढ़ा क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया था। अच्छा, ओके, शी यूज्ड टू ड्रॉप बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरीज एंड सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज एज वेल। ओके, ऑल्दो शी रेड सीरियसली, ऑस्टन फेवर्ड फिक्शनल वर्क्स। मैंने बताया था ना आपको, उन्होंने फिक्शनल वर्क्स पे ज्यादा पढ़ाई की थी, इसीलिए उन्होंने फिक्शन लिखा भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, दैट्स व्हाट। So among her literary influences were, okay, literary influences कौन-कौन से थे ये आ सकता है। Okay, ये पूछा जा सकता है। I'm not sure, not that going very deep actually, but yes, this can be asked. I'm really not sure, but just letting you know, guys. Okay, literary influences were Frances, Fanny, शॉर्टकट में आप कह सकते हैं इनको। वहां पे एक चूहा है जो तब से मुझे ना बार बार आके निहार रहा है, डरा रहा है। फ्रांसिस, जिसका मतलब ये पेट नेम है फैनी बर्नी, ओके, एंड मारिया एजवर्थ।
ठीक है, ये दो लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस हैं. हु रोट अबाउट सोसाइटी विथ ह्यूमर एंड विट. तो इसीलिए इन्होंने भी अपने राइटिंग्स में हाई सोसाइटी, ह्यूमर, ओके, सटायर का बेसिकली यूज किया, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंसेस ऐसे थे. पहला, यू कैन जस्ट मेंशन दिस थिंग कि यहाँ पे फ्रांसिस बर्नी और मारिया एडजवर्थ से उन्होंने ह्यूमर इंक्लूड करना सीखा था. डेविड कॉपरफील्ड इज अ सेमी बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस. करेक्ट. ओके, थैंक रूपशा. थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें. नेहा, अरे किसमें क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने सर? डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस की ऑटोबायोग्राफी, सेमी ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मींस, ऑटोबायोग्राफी क्या है, पूरा का पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने. ठीक है. सेमी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने बेसिकली क्या किया था, डेविड कॉपरफील्ड जब उन्होंने लिखा था, लिखा उन्होंने अपने लिए ही था पूरा. ठीक है. बाद में जब पब्लिश करने की बात आई ना, तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए उन्होंने, एंड ही मेड इट अ स्टोरी आउट ऑफ इट. ठीक है. तो उनका एक लड़की से मिलना, उसके बाद फिर किसी और लड़की से उनकी शादी हो जाना, और उस मतलब उनका अपने लाइफ के बिगिनिंग में किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में वर्क करना. ठीक है. उनका लाइफ के बिगिनिंग में थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना, काइंड ऑफ. ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरी अच्छी तरह से डिटेल लिखी थी, पर और उन्होंने रेडी करके रखी थी इस चीज़ को. पर जब पब्लिश करने की बात आई, उनके फ्रेंड्स ने, किसी ने उनको पब्लिश करने के लिए कहा, तब उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए उसमें, नाम में इधर उधर कर दिया था. दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड. सो इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफी, नॉट एग्जैक्ट बायोग्राफी. ओके, ठीक है. So Maria Edgeworth, who wrote about society with humor and wit, okay. Anne Radcliffe, okay, an early Gothic novelist, influenced by the Romantic movement, okay. So this guy is influenced by Romantic movement, पर आपने अभी देखा कि उन्होंने Romantic मूवमेंट को ज्यादा अवॉइड किया था. सो दिस माइट हैव क्रिएटेड सम इन्फ्लुएंस. व्हाई? इफ यू चेक आउट हर नॉवेल्स, आप ये देखोगे कि एनवायरनमेंट जो दिया गया है ना, इट्स लिटिल कंट्री साइड, पॉश एरिया, वेरी रिच क्लास. ठीक है, उस टाइप का एरिया, पर सिटी लाइफ से रिलेटेड नहीं रहता है. ठीक है, away from the city life. That's the kind of life she tries to show. Okay, that might be the reflection of romanticism. Okay, Samuel Richardson and epistolary novelist. ठीक है, novels written in the form of letters. ठीक है, तो इनसे इंस्पायर होके उन्होंने novels, she used to write novels in the form of letters. Okay, then Henry Fielding, द ऑथर ऑफ द फेमस सटायर, यहां से उन्होंने अपने नॉवल में सटायर को इंक्लूड किया. ओके, तो ये कौन सा है? टॉम जोन्स किसने लिखा था? हेनरी फील्डिंग ने. ठीक है, तो आप ध्यान से इन सारी चीजों को देख लो और सारी चीजें नोट डाउन कर लो. ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिले तो आपको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े. ऑस्टन फेवर्ड फिक्शनल वर्क्स. ठीक है, नाउ लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस, फ्रांसिस बर्नी एंड मारिया एडजवर्थ किस चीज के लिए? अबाउट सोसाइटी इन ह्यूमर एंड विट. एन रेडक्लिफ किस लिए? रोमांटिसिज्म को इंक्लूड करने के लिए. सैमुअल रिचर्डसन किस लिए? नॉवेल्स विच आर राइटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स के लिए. एंड हेनरी फील्डिंग किस लिए? द ऑथर ऑफ फेमस सटायर टॉम जोन्स. ओके, so these are the things that you can, take a note of. Perhaps he didn't want to publish it at first. Yes, he didn't want to publish it at first. Correct, that's right. Okay, now, okay, further, the last paragraph that we are going through. Austen contributions to the development of novel. Austen, okay, development novel. Okay, this is the heading. Austen was also a literary innovator. Okay, just a second. Okay, she was a literary innovator. Okay, she innovated things, मतलब उस समय तक था नहीं. She brought in something new. In her time, novels were becoming a primary form of entertainment for the middle class. She was one of the first to advance social realism. मतलब सोशल रियलिज्म, सोसाइटी में जो एक्चुअली चीजें चल रही हैं उस चीज को इंक्लूड करने की जो बात आती है, वो फर्स्ट टाइम, ओके, ऑफ द फर्स्ट, उनमें से कुछ ही लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को सबसे पहले रिफ्लेक्शन देना शुरू किया था. ओके, एडवांस सोशल रियलिज्म इन लिटरेचर.
in which the characters and plots are plausible imitations of the real life. ठीक है. She was also an innovator in her refinement of the use of irony and satire. Okay. मतलब अचानक से कुछ होने वाला है मगर हो कुछ रहा है, मतलब दिखाने की कुछ और चीज हो रही है मगर मतलब निकल के कुछ और आ जाता है. सटायर, आप मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज का. ठीक है. In the novel, using witty dialogue between the characters and the perceptive narration, in truth, there are few heroes and villains in her stories. She moved the novel genre away from sentimentalism and emotional excess and drew sympathetic portraits of flawed human beings in need of instruction and improvement. Okay, so the most important part is this, that what she did, she actually, if we talk about this, she's a literary innovator. Okay, this is important. She's a literary innovator. Okay, she brought in, she were one of the first few who brought in advanced social realism. Okay, she started including irony and satire in her stories. Okay, which were possible imitations of real life. Okay, and yes, these 4 points are important in this paragraph. That's it. That's pretty much it. Okay, so these are few things that I would like to convey to you guys. Okay, so we are done with the biography, guys. I would personally would like to take a break of 5 minutes. It's 9:30. I'll be back by 9:35, guys. मैं 9:35 तक वापस आ जाऊंगा. मैं यहाँ पे ब्रेक लिख रहा हूँ. ठीक है, ये हाँ, दिस इज ब्लैंक, ये ब्लैंक जा रहा है. यहाँ पे मैं ब्रेक लिख देता हूँ. ठीक है, मी राइट ब्रेक, बड़े बड़े अक्षरों में ब्रेक लिख देता हूँ. अब ये दिक्कत करेगा. परेशान हो गया मैं. हाँ, BREAK, meet me at 9:35 PM. ठीक है, 9:35 पे मिलते हैं गाइस.
बैक गाइस सभी लोग, मैं जरा देख लूं अचानक से लोग सारे भाग क्यों जाते हैं। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच अशोक। अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी हमारे पास, 43-45 लोग थे। अचानक से मैंने 5 मिनट का ब्रेक दिया, सबके सब भाग गए। स्टार्ट करें गाइस, सभी स्टार्ट करें। गिव मी अ थम्स अप गाइस दैट यू गाइस आर बैक हियर। So who all are here? I didn't attend to all those who actually were here, you know. Preeti Khanna, Himanshu, Amritya, Neetu, Nilima, Priya, Total GS, Poonam, Dilkash, Divyanshu, Prem, Roopsha, Sweta, Manila, Urmila, Prince, Pallavi, Pinku, Shashi, Happy, Poonam, Amritya, Asma, Preeti. Hello sir, where are you? Okay, 23 people. So, okay, cool. ठीक है, all are back guys, thank you so much. So we have got our novel here. See, in this novel, this is how I have done. Okay, पहले एमा, इस पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे, यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे। इस तरह से है ये पूरा। ओके, हल्का इंट्रोडक्शन हमने दिया कि क्या है नॉवेल, इट्स व्हेन इट वाज रिटन एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, व्हाट इज द टेंस दैट वी हैव फॉलोड इन दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वंस कि नॉवेल जो है मतलब वो किस टेंस में लिखा गया, एमा। तो मैंने सोचा ये वाला लाइन इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देन वील डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है एमा, वो मैं डिस्क्राइब करूंगा पूरा। ठीक है, वो पूरा डिस्क्राइब करूंगा अच्छी तरह से। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट वेरी वेरी लॉन्ग। सबसे पहले तो उसी के नाम पर पूरा का पूरा नॉवेल है, इसलिए मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद देयर आर फ्यू अदर कैरेक्टर्स, ठीक है, लाइक मिस्टर जॉर्ज नाइटली, ठीक है, मिस्टर वुडहाउस, ओके, हैरिट स्मिथ, फिलिप एल्टन, फ्रैंक चर्चिल, ठीक है, जेन फेयरफैक्स। जेन फेयरफैक्स तक मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, बाकी उसके बाद मिसेस वेस्टन है, मिस्टर वेस्टन है, इजाबेला नाइटली है, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा देखते हैं, टाइम अलाउ करेगा तो करेंगे, मगर मेन थिंग इज दैट इज वन थिंग एंड दिस इज द समरी ऑफ द एंटायर स्टोरी। तो कैरेक्टर सारा देखने के बाद फिर हम लोग आज समरी करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे हम लोग, एंड उसके बाद फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थीम्स, okay, what are the main things that the author has tried to portray in this. Okay, मैंने आपको ये चीज इसमें भी दी थी, द टेम्पेस्ट में भी दी थी। थीम्स क्या है मेनली, ठीक है, मैरिज, जेंडर, सेल्फ नॉलेज, क्लास एंड जेंडर ऑपरेशन, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्लास एंड जेंडर ऑपरेशन, बिकॉज भले ही आपको एक जॉली मूड दिखेगा, मगर इंट्रिंसिक वैल्यू ही यही है दैट अ वुमन वाज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मेन एट दैट पॉइंट इन टाइम। ओके, एंड हर मेन एम वाज टू गेट सिक्योर्ड विथ अ मैरिज। ओके, वो चीज थी मेन। ओके, नाउ उसके बाद फिर जो मेन सिंबल्स हैं, ओके, क्या क्या चीजें यूज, क्या एलिमेंट्स यूज किए गए हैं स्टोरी में। ओके, खाने गए सब सर, 28 लोग आ गए। आप लोगों के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया, पता है मैं कब तक, मैं शायद कुछ 7 बजे तक मैं नोट्स बना ही रहा था आप लोगों के, मतलब पढ़ तो मैंने पूरा मटेरियल कर लिया था, 7 बजे तक का नोट्स बना रहा था। तो फैमिली ने ये कहा कि आप खाना आगे खा लो, मैंने बोला क्लास हो रही है, एंड आई केप्ट वेटिंग। सो दिस गाय हु वाज जस्ट बिफोर मी, ही फिनिश्ड टिल 8। तो जैसे ये क्लास होगी उसके बाद फिर मैं आज खाना खाऊंगा। जनरली मेरे खाने का टाइम होता है 7 बजे, 7:30 बजे मैं खा लेता हूँ। आज मैं रात को 11, 11:30, 12 बजे खाऊंगा शायद। ओके, so this is what we will cover. This is we have got a huge material to cover actually. ठीक है, let's see what all things we would be able to touch. Okay, now what I don't have in this particular notes, मेरे पास क्या नहीं है ये मैं आपको बता दूं। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सर आप खाना खा लीजिए, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, खाना खा लीजिए, नो, पहले काम खाना वाना होता रहेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं क्या कह रहा हूं कि
इस वाले पीडीएफ में मैंने ये इंक्लूड किया। कल जो मैं एडिशनल पीडीएफ आपको दूंगा, सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं आपको इसमें चैप्टर्स हैं हमारे, अप्रोक्सीमेटली 50 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 50 गेट्स ओवर एट 8 एवरी डे या अप्रोक्सीमेटली, या सो नहीं, देयर वाज अ रिकॉर्डिंग क्लास व्हिच वाज गोइंग ऑन। तो एक और एडिशनल पीडीएफ जो दूंगा उसमें मैं दो चीजें आपको दूंगा, कोटेशंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो दे दूंगा मैं आपको एमा से, और दूसरा मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आपको थोड़ा डिटेल स्टडी मिल जाएगा। जो पॉइंट्स बेसिकली समरी में क्या होता है ना, एवरी डायलॉग, एवरी थीम कैन नॉट बी कवर्ड, देयर आर फ्यू एडिशनल थिंग्स दैट कैन बी कवर्ड व्हेन आई गिव यू डिटेल्ड थिंग्स. But if I start doing that, these 4 hours would not allow me to complete anything. Hence, I will give you in additional notes. What my request is from you all is, once you understand the entire thing today, जब मैं PDF notes आपको दूं, please go ahead and have one single reading at least. एक सिंगल रीडिंग जरूर कर लेना उसका. डोंट इग्नोर इट. आई एम पुटिंग इन ऑल माई एफर्ट्स इन दैट टू ब्रिंग आउट ऑल दोज थिंग्स टू यू. सो योर वर्क इज टू जस्ट गो थ्रू एंड डू इट वंस. एक बार कम से कम कर लेना, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना. ये पॉइंट्स तो आप नोट डाउन अभी कर रहे हो, वो पॉइंट जो होंगे वो पीडीएफ एक बार पढ़ के कर लेना. ओके, दैट वुड हेल्प यू सॉल्व मोस्ट ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, नो 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 वेटिंग, नथिंग. पहले काम, ऑलवेज पहले काम उसके बाद सब कुछ. ओके, खाना कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. काम का टाइम काम ओनली. ओके, नाउ एमा बाय जेन ऑस्टन. ऑथर कौन है हमारी? जेन ऑस्टन. कब पब्लिश हुई थी? 1815. टाइप क्या है इसका? इट्स अ नोवेल. जॉनरा क्या है? इट्स एन एडवेंचर कम रोमांस. ठीक है, एडवेंचर मतलब बहुत ही एक्साइटिंग है. ओके, मैं खा लूंगा बेटा, आई विल डेफिनेटली हैव इट. माई फर्स्ट फोकस इज दिस. ओके, this has become a habit for me that unless and until I'm able to complete my work, I do not touch anything. Okay, या तो मैंने पहले खा लिया होता, या फिर मैं अभी काम कर रहा हूं तो मैं काम करके ही खाऊंगा, खाना ही नहीं जाएगा. आदत ही ऐसी बना ली है. ठीक है, जेन ऑस्टन 1815. It's a novel, adventure and romance. Okay, this is done. Now, talking about Emma, what is Emma actually? Okay, what is this novel all about? Let's go ahead and read. So Emma has a third person omniscient narrator. Okay, Emma has a third person. Okay, omniscient narrator. हर जगह पे वो narrate कर रही है. Yes. So थर्ड पर्सन omniscient narrator. तो सबसे पहले एक थर्ड पर्सन के तौर पे वो बता रही है कि आई एम हियर एंड आई एम लुकिंग एट दैट. ओके, आई एम लुकिंग एट द सिनेरियो. ओके, नाउ omniscient मतलब हर की तरफ से वो बोल रही है. शी इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड शी नोज एवरीथिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन द नॉवल. ऑब्वियसली बीइंग अ नरेटर शी इज ट्राइंग टू डू दैट. Okay, that's how the things begin. Okay, so Emma has a third person omniscient narrator. Okay, this particular novel. Now, the use of third person omniscient narration gives the narrator access to both current activities and backstories of all the characters. Omniscient मतलब जैसे कि कहते हैं अभी कितने देर का क्लास है? बेटा अभी कम से कम 2 घंटा, 11:30 तक तो पक्का. Okay, so the use of third person omniscient narration gives the narrator access to both. तो होता क्या है when you omniscient क्या होता है? जैसे God, जैसे भगवान को कहा जाता है he is omniscient, he is present in the past, he is present in the present, he is present in the future as well, he knows everything. In a very similar way, जहाँ पे omniscient narration की बात हो रही है, obviously this narrator knows everything. She knows what the current situation is, she knows what the past is, so she would be able to tell you everything whatever is going on. That's how the things are. Okay, present everywhere. Okay, so access to both current activities and backstories of all the characters. However, when it comes to thoughts, feelings and judgments, the narrator stays mostly in the mind of the main character Emma. Okay, now
किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है इसको कि जब भी किसी की पर्सनल फीलिंग के बारे में बात होती है तो एक कैरेक्टर जो मेन है एमा, सारी की सारी थॉट प्रोसेस जो जनरेट हो रही है वो उसी के माइंड से हो रही है. दैट्स हाउ द थिंग्स आर. वन साइडेड थिंकिंग हो रही है कि किसी और के माइंड में क्या चल सकता है. ओके, ही सेड दिस, व्हाट ही इज थिंकिंग, that's not told. What he is thinking is only depicted by just one character, and that is by Emma. Okay, that's how the things are. 23rd December 1815. Perfect. Thank you so much, Sumitra. Now, in Emma, Austen uses free indirect discourse, a narrative technique in which the narrator moves in and out of one or more characters' consciousness. ठीक है, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड. फ्री इनडायरेक्ट कोर्सेस क्या है कि वो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जंप कर रही है. मूव्स इन एंड आउट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स कॉन्शियसनेस, एक कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस से दूसरे कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस में जंप कर रही है. ओके, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्सेस. ठीक है, सिंपल इनफ. ओके, thus the narrative voice sometimes mimics the speech of the characters. Austen is considered the first English novelist to make use of this style of narrative. Simple. Okay, so this is one point to note, guys. Indirect discourses सबसे पहले कहाँ पे use हुए थे? Narrative voice sometimes mimics whatever. Okay, Austen considered the first English novelist. ये वो ऐसी पहली नॉवेलिस्ट थी ऑस्टन जिसने सबसे पहली बार इनडायरेक्ट डिस्कोर्स को अपने स्टाइल ऑफ नैरेटिविटी में यूज किया था. ओके, इनडायरेक्ट डिस्कोर्सेस. दीज आर फ्यू बिट्स एंड पीसेस ऑफ पॉइंट्स जो आपको पूरी नॉवेल पढ़ने से नहीं समझ में आएगा. दीज आर क्रिटिसिजम्स जो एडिशनल क्रिटिसिज्म पढ़ने से पता चलता है. व्हेन यू रीड लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ द नॉवेल एंड देन यू विल गेट टू नो क्या और चीजें हैं. ठीक है, प्रेजेंट सर, present abhi present. Okay, next. The English novelist closely observed the morals and manners of the landed gentry and portrayed women's dilemma of dependence on men for status and livelihood. तो बेसिकली ये स्टोरी जो डिस्क्राइब होती है ना, डिस्क्राइब ही इस तरह से हुई है कि मतलब इस तरह कहा गया है कि मतलब एक वुमेन जो कि फ्री है, ठीक है, शादी नहीं हुई है उसकी, उसको अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए शी हैज टू ग्रैब अ मेल, ओके, हु इज वेल सेटल्ड, ओके, सो दैट उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाए. दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू डिपिक्ट इन दिस. नोवेयर आई रेड कि मतलब एमा मतलब जेन ऑस्टन गॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ स्टफ. ओके, बट थॉट प्रोसेस इज शी वाज एन इंडिपेंडेंट वुमन थ्रू आउट हर लाइफ. She was an independent throughout her life, but she portrayed कि women की mentality और उसके बाद फिर society की mentality ऐसी थी कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि women को किस तरह से देखा जाता था. ओके, मैंने कल वाली हमारी टेम्पेस्ट वाली स्टोरी में भी यही हुआ था. वहां पे भी ऐसा ही था कि पहले वो अपने फादर के साथ है और उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के साथ है. She is always obeying someone. Okay, she is not taking judgments. Okay, I'm not sure whether you guys saw this series Game of Thrones. Okay, Game of Thrones is a wonderful series जहाँ पे दिखाया गया है जो विलनिशियस कैरेक्टर भी है उसमें भी दिखाया गया है कि how, I mean, in the olden days they used to get right wherein they could play as a queen as well. Okay, बहुत ही अच्छा डिपिक्शन है वहां पे. The novelist closely observed the morals and manners of landed gentry, मतलब जिनके पास लैंड्स हैं, बड़े बड़े लैंड्स हैं. ओके, portrayed women's dilemma of dependence on men for status and livelihood. She predicted her character Emma would be a heroine whom no one but myself will much like. Okay, so this is a line which is said by Emma. Okay, a heroine whom no one but myself would be much like. Tense. क्या tense use किया गया है? Emma is told primarily in past tense. Some flashback provide information about previous events. ठीक है, तो past tense में basically इसको use किया था. This is a question which came
once in an examination. चलो ठीक है. नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग एमा. उससे पहले थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं. एमा इज द मेन कैरेक्टर. ठीक है. तो एमा एक ऐसे एज पे खड़ी है. एट द एज ऑफ 21 शी इज स्टैंडिंग. ठीक है. वो एज ऐसा नॉट सीन. व्हाट डिडंट यू सी? क्या नहीं देखा है आपने? थोड़ा सा डिस्क्राइब करो ना नेहा. या सो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो एमा की स्टोरी किस तरह से जाती है. बेसिकली एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड. एमा इज विद हर फादर, अपने पिता के साथ हैं. और उसके बाद फिर उसकी जो फ्रेंड है, मतलब जस्ट उससे मिलती है. और सबसे पहले ना उसने किसी की शादी करवाई थी. करवाई इन द सेंस उन्होंने दो लोगों को मिला दिया. मान लो एक्स एंड वाई. ठीक है. आई एम जस्ट मार्किंग इट एज. ठीक है. ये हमारा मेन कैरेक्टर है एमा. ये हमारा मेन कैरेक्टर है एमा. एमा ने सबसे पहले एक्स और वाई को मिला दिया. ठीक है. एक्स एंड वाई को मिला दिया. एक्स को और वाई को. ठीक है. विल नॉट कॉम्प्लिकेट मच. ठीक है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. एक्स और वाई को मिला दिया. इन दोनों की शादी करवा दी. ठीक है. इन दोनों की शादी करवा दी बाद एमा को ऐसा ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया. ओह, मैं ऐसा करवा सकती हूँ. तो उस समय लोगों को मिलवाना और शादी करवाने का एक थॉट प्रोसेस और ये ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ गया कि मतलब ये तो मैं आराम से खेल सकती हूँ. आई कैन डू दैट. ओके. देन शी मीट्स अ पर्सन. ओके. शी मीट्स अ पर्सन. ओके. मान लो ए से वो मिलती है. ठीक है. अभी ए का ऐसा स्टेटस है. ओके. इसका कुछ पेरेंटल रिलेशनशिप पता नहीं है. बट शी मीट दिस गर्ल और इसके बारे में सोचती है कि मैं इसकी शादी करा दूंगी. शी ऑलरेडी लाइक समवन. ये किसी को ऑलरेडी लाइक करती है. मान लो ए बी को लाइक करती है. ओके. तो वो यही अभी थॉट प्रोसेस क्या आ रहा है. अब ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि आपको किससे शादी करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे. ठीक है. तो वो क्या करती है, एक कैरेक्टर है सी. एमा ए को ये कहती है कि तुम बी से शादी मत करो, तुम सी से शादी कर लो, इसके साथ शादी करने से तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. तो ये इसकी बात में इन्फ्लुएंस हो जाती है और उसके बाद इसकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाती है और उसके बाद फिर क्या होता है, ये इसको एडमायर करने लग जाती है. ए सी को एडमायर करने लग जाती है. पर जब सी को ये पता चलता है तो सी डायरेक्टली जाके एमा को प्रपोज कर देता है. ठीक है. ये इसको बोल देता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमको पसंद करता हूं. एमा का हो जाता है दिमाग खराब. वो बोलती है कि मैं जो गेम प्ले करने की कोशिश कर रही थी वो गेम तो चल नहीं पाया, तो मेरा फ्लॉप शो हो गया. ठीक है. अभी एक और कैरेक्टर है, मान लो डी. एक और कैरेक्टर है डी. डी है इसका क्लोज फ्रेंड, बचपन से जानता है इसको. ठीक है. ये एमा को बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें करती क्यों हो, तुम मत करो, तुम मैच मेकिंग के लिए परफेक्ट नहीं हो, डोंट डू सच स्टफ. ओके. ये जो मेस तुमने किया है ना, ये मत करो. उस समय तो वो ये एग्री नहीं होती है. जब सी ने ई को प्रपोज कर दिया, एमा को प्रपोज कर दिया, तब इसने जब इसको बताया तब इसकी आंखें खुली कि अच्छा मैं गड़बड़ कर रही थी. ओके. And then the mess keeps on continuing in some or the other way. कोई किसी से मिलता है, कोई किसी से मिलता है, कोई किसी को पसंद करता है. ये मेस होता रहता है. women, men getting engagement. It's all about getting married and getting settled for a girl. Okay. And in the meantime, इस पूरे के पूरे mean time में this girl realizes that a life में ना, it's all about learning. Okay. You do not become master of everything immediately. You kept on learning, and every time when you think कि तुम सब कुछ जानते हो, उसमें आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. Miss Taylor, don't get to the name, Sumitra. We will go to the name. We have not discussed the characters yet. We are just trying to understand the basics of the story, where the story starts. Okay. So if you write Miss Taylor and Mr. Weston, okay,
there is a Bollywood movie similar to Emma Isa of Sonam Kapoor. Aisha. 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 मेरे को नहीं लगता कि आयशा वो मूवी है. आयशा इज लाइक समवट on a lesbian relationship kind of. I'm not sure. I may be wrong. मुझे ठीक से याद नहीं. I don't watch many Bollywood movies. I watch South Indian movies. South Indian movies are very good. Very story based, very thematic stories they make. I watch English movies mostly. Okay. Bollywood movies में वो चीज रह नहीं गई है देखने लायक. बेवकूफ हैं सबके सब. तो I was just telling the base. Now what we are going to do is we are going to discuss the characters. Okay. Now when we go ahead and discuss the characters, then when we go through the story, we will get to know who is what. ठीक है. So let's start that. So this is the base of the story that we have just discussed. Okay. This is the base of the story. So main theme is that someone is trying to find herself. Okay. Through different characters in the society, someone is trying to find herself कि what exactly I am good at and what exactly things are real. At the end of the day, E और D को ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. इस पूरे के पूरे मैस में at the end of the story, D and E both actually loved each other, but realization उनको story के end में होता है. Okay, that's what the things are. It's already 10. 10 already बज चुके हैं. Okay, now Emma Woodhouse. Emma Woodhouse, the main character. The narrator introduces Emma to us. Narrator हमारा Jane Austen जो है वो. Okay. So she introduces Emma to us by emphasizing her good fortune, handsome, clever, rich, with a comfortable home and happy disposition. Okay, Emma. ठीक है. She is very well flourished, अच्छी family से belong करती है, everything is fine, the life is smooth. Emma. Okay. Had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. Okay. So घर में मतलब जिंदगी में कोई दुख नहीं है, everything is fine. Very good evening, Aditya. But the narrator warns us Emma possesses. Okay. What she possesses, the power of having rather too much of her own way and disposition to think a little too well of herself. Okay. So एक ऐसा condition है Emma के साथ, मतलब जब एक ऐसा environment मिलता है ना. Sir, I purchased your class, but I don't know your class timings. Please tell. Okay. आदित्य बेटा एक काम करना, एक नंबर फ्लैश हो रहा है, अभी क्लास रन हो रही है, तो आप एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कल सुबह को कॉल करेंगे 9:30 बजे. 9:30 मत करना, आप 12 बजे कॉल करना. 12 बजे कॉल करना, डायरेक्टली आप उनको कहना कि वो मुझसे डायरेक्टली बात करा दें आपकी. ओके. मैं डायरेक्टली ओपनली इस क्लास में आपको नंबर अपना नहीं दे सकता. सो आप उनके थ्रू मुझसे एक बार बात कर लीजिए, या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा. Then we'll have a talk of like 10 to 15 minutes. I'll explain each and everything to you. Okay. Chalo. So, had lived nearly 21 years in the world with very little distress. When did you take the course, Aditya? मुझे एक बार बताना आपने कोर्स कब लिया. Okay. Vexa, but the narrator wants us Emma possesses the power of having brother. Okay. तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था. बता क्या रहा था मैं आपको कि अच्छी खासी लाइफ है, सब कुछ है, मगर जब अच्छी खासी लाइफ होती है ना, यू अननेसेसरली बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि यार मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है, व्हाटएवर आई थिंक एंड आई डू इज राइट इन माय लाइफ. ओके, दैट्स हाउ द थिंग्स हैपन एट टाइम्स. ओके, मान लो मैं आप लोगों को ही कहता हूँ, कितने लोग हो अभी क्लास में, प्रॉब्ली 30 पीपल आते हैं. सो दीज 30 पीपल सिर्फ इट्स लाइक अगले 6 महीने के लिए 2 days लेटर आप ज्वाइन करोगे. 2 days अर्लियर बेटा, नॉट लेटर, अर्लियर. ओके, 2 दिन पहले. ओके. सो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोगों के साथ मान लो अगले 6 महीने बहुत स्मूथ जाते हैं, बहुत अच्छे, एवरीथिंग इज फाइन, अचानक से ओवर कॉन्फिडेंस और पता नहीं क्या क्या जनरेट होने लग जाता है. एवरीथिंग इज फाइन, मैं बाप बन गया हूं सबका, मेरे को सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज गुड. आपको पता है आपकी लाइफ में तकलीफें होती क्यों हैं? हमेशा आपको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, जब तक आप ये रियलाइज नहीं कर लो कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ. ओके,
in this world nothing is important, only learning and information is important, apart from that nothing is important. पर जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, आप इस चीज को भूल जाते हो कि what is actually life in the world. To make you realize all the time you get a hit in your life. Okay, after every few days आपको खुशी मिलती है, आपको रिलैक्सेशन देने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए, उसके बाद वापस आपको एक डंडा पड़ता है ताकि आप भूल ना जाओ कि आप भगवान नहीं हो, आप इंसान हो. ठीक है, इस चीज को ये लो, ये भी कलाकार. हर इंसान को पता नहीं मैसेज डिलीट क्यों करना रहता है यार, हम गलती करते हैं, एक्सेप्ट इट. नो, ठीक है, coming back to this. Okay, rather too much of her way of her disposition to think a little too well of herself. Emma's stubbornness and vanity produce many of the novel's conflicts as Emma struggles to develop emotionally. Okay, so उसको किसी की फीलिंग से लेना देना नहीं है. शी वॉज लाइक, मैं कह रही हूं ना, मेरे को फील हो रहा है ना, एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना इट्स राइट, तो इट्स राइट. दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड शी हैड विच शी रियलाइज लेटर ऑन, जब उसका ही, मैंने बोला ना, जिस लड़के को उसने किसी और के साथ मैच किया उसने उसी को प्रपोज कर दिया. व्हेन शी गॉट हर ओन हिट, तब उसको रियलाइज हुआ शी इज गोइंग रॉन्ग. ओके, so Emma makes three major mistakes. First, she attempts to make Harriet. ठीक है, now जिस लड़की की मैं बात कर रहा था, her name is Harriet, the wife of a gentleman. When Harriet social position dictates that she would be better suited to the farmer who loves her. Okay, तो यहाँ पे उसने गड़बड़ की थी, वो किसी एक फार्मर को पसंद करती थी, तो उसको एमा ने कह दिया कि फार्मर, तू फार्मर के लिए नहीं बनी है, यू आर मेड फॉर अ वेरी रिच गाय, यू शुड मैरी हिम. सो फार्मर हु लव्स हर. ओके, देन शी फ्लर्ट्स विथ फ्रैंक चर्चिल इवन दो शी डज नॉट केयर फॉर हिम, मेकिंग अनफेयर कमेंट्स अबाउट जेन फेयरफैक्स अलोंग द वे. ठीक है, तो ये सेकेंड मिस्टेक था. नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू नोट डाउन गाइस. ये आपके नोट डाउन करने के लिए है कि उसने कौन कौन से मिस्टेक्स किए थे. पहला मिस्टेक, ठीक है, शी अटेम्प्ट्स टू मेक Harriet द वाइफ ऑफ Harriet, okay, the wife of gentleman, when Harriet's social position dictates that she would be better suited to the farmer who loves her. ठीक है, ये पहला मिस्टेक था उसका. दूसरा वाला मिस्टेक क्या था? शी फ्लर्ट्स विथ फ्रैंक चर्चिल. ओके, फ्रैंक चर्चिल एक कैरेक्टर है जिसके साथ वो फ्लर्ट करती है. ठीक है, फ्लर्ट करती है, ये भी मतलब उसके साथ ठीक ठाक बात कर रहा था और उसको भी पसंद करने लग गई थी, मगर वो फ्लर्टेशन में उतर गई वो. ओके, does not care for him, making unfair comments about Jane Fairfax. तो जेन फेयरफैक्स के बाद के लिए वो अनफेयर कमेंट्स करना शुरू कर दिया उसने along the way. Okay. Most importantly, she does not realize that rather than being committed to staying single, okay, as she always claims, she is in love with and wants to marry Mr. Knightley. Okay. तो ये तीन मिस्टेक उसने की. ये दूसरा मिस्टेक था. ठीक है, पहला मिस्टेक क्या था? पहला मिस्टेक ये था कि हैरिट को वो बोलती है कि तू फार्मर से शादी मत कर, तू एक बड़े इंसान से शादी कर. ठीक है, पहला. दूसरा, वो फ्रैंक चर्चिल जब मतलब उसके साथ फ्लर्टेशियस मूड में आ जाती है और उसी दौरान वो जेन फेयरफैक्स के बारे में गलत से ही बोलना शुरू कर देती है. इस पूरी स्टोरी में वो ये नहीं समझ पे आती है कि वो हमेशा ये क्लेम करती है कि शी इज सिंगल, पर वो मिस्टर नाइटली के लिए मतलब उसके इमोशंस बहुत स्ट्रांग थे. ये बाद में उसको खुद पता चलता है, वो उससे प्यार करते थे. दिस शी गॉट टू नो लेटर. ओके, these are the three things, basic things that happened in the story. Okay, though these mistakes seriously threaten Harriet's happiness, okay, cause Emma embarrassment and create obstacles to Emma's own achievement of true love, none of them has lasting consequences. Throughout the novel, Knightley corrects and guides Emma. In marrying Knightley, Emma signals that her judgment has aligned with his. Okay, so finally, okay, thank you sir, your way of explaining really, thank you so much. English with Sagar sir. Okay, sure. So now
So this is done. Okay, Emma, in marrying Knightley, Emma signals that her judgment has aligned with us. Okay, so finally she realizes that the D character Knightley, ठीक है, जैसा कि वो डिस्क्लोज हो गया है, द कैरेक्टर नाइटली, उसके साथ फिर उसका एक्चुअल प्यार था, ये वो रियलाइज करती है. एंड देन शी सेज कि मतलब जो भी जजमेंट्स उसने लिए थे वो एक्चुअली वाज इन अलाइनमेंट विथ द फ्यूचर दैट शी इज गोइंग टू गेन समडे. ओके, दैट्स हाउ द थिंग्स वेंट अहेड. ओके, सो दिस इज द बेसिक. सो अभी स्टोरी हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि जब हम स्टोरी पे जाएं हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें पता हो. ओके, नाउ Austen predicted that Emma would be a character whom no one but me will much like. Okay, तो Austen ये कहती है कि एमा एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा मेरे अलावा. ठीक है, मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ. ओके, दिस स्टेटमेंट कैन मीन अ लॉट because there can be a question which might come in the examination wherein they'll ask that who made this statement and for whom, kind of. Okay, though most of Austen's readers have proven her wrong, her narration creates many ambiguities. The novel is narrated using free indirect discourse, which means that although the all-knowing narrator speaks in the third person, she often relates things from Emma's point of view and describes things in language we might imagine Emma using. The style of narration creates a complex mixture of sympathy for Emma and ironic judgment of her behavior. Okay, so basically overall she is basically trying to support Emma, because initially she has said that I am the person who would like Emma. However, people who went through the novel, they got to know that they also like the character Emma, because you know it's not only कभी कभी आपको लगता है ना I'm unique. Generally you come to know you are unique because you are made unique. However, most of the activities that you other people also do that. Okay, and you would find there are times that you would find similarities in the people. Okay, मैं आपको एक और चीज बोलूं, this is my personal observation, I don't know how much it is right or wrong, but this is my personal observation. If I meet a person very similar to me, ओके, उठना बैठना खाना पीना सोना कैरेक्टराइजेशन सोचने का तरीका वगैरह वगैरह वेरी सिमिलर टू मी, जब मैं उससे मिलूंगा ना मुझे ऐसा लगेगा वाओ ही ऑल्सो डज द सेम थिंग एज मी, बट इन कोर्स ऑफ टाइम आई वोंट लाइक हिम, बिकॉज द पर्सनैलिटी एनी ह्यूमन बीइंग इज लाइक, वो जो खुद करता है ना वो नहीं चाहता कि वो एक और सेम कॉपी पेस्ट अपने सामने देखे, वो चाहता है उसे कुछ और एक्स्ट्रा मिले. अगर आप जो हो वही, अगर आपको, हम लोग इंसान में, मैंने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था, हम खोजते हैं हमेशा कि, इसीलिए हम लोग सामने वाले की गलतियां निकालते हैं या फिर ये बोलते हैं कि तुम मुझे समझते नहीं हो वगैरह वगैरह कहते हैं. पर होता क्या है कि जब आपको एग्जैक्टली सेम इंसान मिले तब एक्चुअली आप उसको पसंद नहीं करोगे. भगवान ने इसीलिए आपकी कॉपी कभी क्रिएट ही नहीं की, क्योंकि अगर वो आपकी कॉपी क्रिएट कर देगा ना आप उसे कभी पसंद नहीं करोगे, पसंद ही नहीं कर सकते. दिस लाइफ इज अबाउट लर्निंग समथिंग अदर देन व्हाट यू ऑलरेडी आर. इफ यू आर लर्निंग योरसेल्फ ऑल द टाइम, there is nothing to learn at all. Okay, so this is done now. Okay, we still have got some content on Emma. It is not always clear when we are to share Emma's perception and when we are to see through them. Okay, nor do we know that how harshly Austen expects us to judge Emma behavior. Not that important actually, just a read. Though this narrative strategy creates problems of interpretation for the reader, it makes Emma a richy, multi-dimensional character. Okay, that we have understood Emma. Emma does not have one specific foil, but the implicit distinctions made between her and other women in the novel offer us a context within which to evaluate her character. तो जैसा ये दूसरों को समझती है, ठीक है, जैसा ये दूसरों के साथ बिहेव करती है, इससे हमें एमा का कैरेक्टराइजेशन है ना वो समझने में आसानी होती है. ओके, जेन इज सिमिलर टू एमा. ओके, जेन जो कैरेक्टर है, ओके, हमारी जेन, कौन जेन,
यहाँ पे कैरेक्टर था ना, आई शोड यू. So when it's said here, एक मिनट, just a moment. Where is it? Herit. So, am I embarrassment? Am I no achievement or true love? She does realize that Frank and Churchill. Okay, we are talking about this Jane, guys. Okay. We are talking about this Jane, not Jane Austen. Okay. We are talking about Jane Fairfax, not Jane Austen. Okay, Jane is similar to Emma in most ways, but she does not have Emma's financial independence. So her difficulties underscore Emma's privileged nature. Okay, so Jane Fairfax जो है, she is very similar to Emma here in the story, but she does not have Emma's financial independence. So her difficulties underscore Emma's privilege. Okay, Mrs. Elton, like Emma, a character है Mrs. Elton. We'll come to that. Just keep a note of it. Okay. Yes, Jane Fairfax. Okay. So Mrs. Elton, like Emma, is independent and imposes her will upon her friends. Mrs. Elton. ये जो lady है, ये she is independent. Okay, independent. पर वो अपने she imposes her will upon her friends, but her crudeness and vanity reinforce our sense of Emma's refinement and fundamentally good heart. ठीक है. Emma's sister Isabella. Emma के sister कौन है? Isabella. Nothing to note at this point in time because we'll get into detail later on. Is stereotypically feminine. Okay. ये feminine character क्या होता है ये हम already discuss कर चुके हैं. Okay, this character comes from the word actually which got generated, which is masculinity. If there is something called as masculinity, there should be a femininity. Okay, but I personally think there is nothing called as masculinity. Okay, it's just the nature has given this thing to this person and the nature has given this thing to this person. At the end of the day, there is some additional thing that one has got that someone has not got. That's the only thing. So it's not the point of proving that I am right or wrong कि मैं भी महान हूँ. It's a point what you have got, embrace it. Simple. So soft-hearted, completely devoted to her family, dependent and not terribly bright. Okay. So this was about Isabella. Okay, she is stereotypically feminine. ठीक है. Sorry, मैंने feminist. Sorry, मैंने जो word गलत यहाँ पे किया. Feminine की जहाँ तक बात है, feminine is a pure typical kind of women जो शर्मीली है, जो शांत है, वगैरह वगैरह. जो feminist है, वो masculinity के opposition में खड़ी होती है. ठीक है. When we talk about feminine character is a pure women character in general which is taken by the society. Okay. So stereotypically feminine, soft-hearted, completely devoted to her family, dependent and not terribly bright. Okay. The woman implicitly prefers Emma's independence and cleverness to her sister's more traditional deportment, although we are still faced with the paradox that though Emma is clever, she is almost always mistaken. Okay. Now what the novel is basically saying is, overall Emma being very independent, belonging to a rich family and stuff, okay, and considering herself single, she thinks that she is very clever and she knows everything and she can manipulate anything. Okay, like our previous story हमने Tempest देखा, तो Tempest में भी he was manipulative. Okay, हमारा जो main character था, तो हमारा जो magician था Prosperous, right? हाँ, तो Prosperous जो basically था, वो जो character है हमारा, वो character क्या था? He could manipulate things. Things was in his control all the time. Okay. And he was clever. So this is a fictional story, but in realism generally this thing happens कि हमारे साथ कुछ चीजें right चली जाती हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि we are clever and because of that everything is going right.
However, when we get hit by something, then we get to know कि मैं जो चालाक अपने आप को समझ रहा था, that was a gift that I had. Okay, it's not that it's gonna stay with me for a very long time. Okay. So soft-hearted, completely this, और उसकी sister है, she is stereotypically feminine. Okay, so always mistaken. तो एमा को बाद में ये realize होता है कि she is always mistaken about it. Now the major characters we are going to study about. Okay, Mr. George Knightley, ये कौन है? एमा के brother-in-law हैं, ठीक है, and the Woodhouse's trusted friend and advisor. Knightley जो हैं is a respected landowner and in his late 30s, मतलब 32 33 वही वाला एज चल रहा है. Okay, he lives at Donville Abbey and leases property to the Martins. Means he's a rich guy, ठीक है, and he leases properties. Very मतलब calm and good life he's living. A family of wealthy farmers whom he likes and counsels. ठीक है. Knightley is the only character who is openly critical to Emma. मतलब एमा को डायरेक्टली अपफ्रंट अपोज करते हैं वो, जो भी वो गलत करती हैं उस चीज के लिए, पॉइंटिंग आउट हर फ्लॉज एंड फोबिल्स with frankness out of the genuine concern and care for her. Okay, I don't know the meaning of this. Could someone check and tell me what is this thing? Pointing out flaws and मतलब मेरे ख्याल से शायद इसका मतलब यही निकल रहा है, the mistakes that someone does. Okay, foibles, अच्छा हाँ foibles है, foibles का meaning क्या होगा, just check and let me know. ठीक है. So openly critical of Emma, pointing out her flaws and foibles with frankness. Okay, out of the genuine concern and care for her. Okay, in this respect he acts as a stand-in for Austen's and the reader's judgments of Emma. Okay, so ये basically क्या है, he stands in for Austen and the reader's judgment for Emma. Okay, so he is a person who criticizes whenever she does any particular mistake. वो criticize करती हैं, उसमें करते हैं Knightley उसके mistake को. He always tries to correct her and he is standing in between Austen, Jane Austen जो narrator है उसके बीच में और हमारे बीच में, so that we can have a clear understanding कि कोई गलत है. So there is one person. Okay, जब कोई गलत है, who's telling that? The narrator is telling that. Knightley is there to correct her. So we are there to judge कि कोई गलती हो सकती है, तो there is someone who can correct. So we are able to judge both the sides actually with that. Okay, so this is the character Knightley, one important character in the story. Okay, and he is also the lover, which he would realize later on. Okay, now Mr. Woodhouse, Emma's father. Mr. Woodhouse कौन है? Emma के पप्पा हैं, and the patriarch of Hartfield, the Woodhouse estate. Though Mr. Woodhouse is nervous, frail, and prone to hypochondria, okay, he's also known for his friendliness and his attachment to his daughter. Okay, अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा attached हैं. Everything is good in between Emma and her father. He's very resistant to change. Means if someone suggests you something, you are very resistant to change. Okay. Nobody told me the meaning of that, guys. मैंने meaning पूछा आप लोगों को. Please put the meaning here because I want to know. Okay, so this was the word. The word was foibles. इसका meaning देख के एक बार मेरे को बताओ. I can also go ahead and check the Google. I don't have this thing. I don't have net access at this point in time. So attachment to this daughter, he is very resistant to change to the point that he is unhappy to see his daughters or Emma's governess marry. Okay, so he is unhappy that जो governess है ना, okay, a governess, there is a character who got married actually because of Emma. Okay, so he is not happy with that. Okay, जो governess है Emma की, उसकी शादी Emma के suggestions की वजह से हुई थी, and he is not happy to know something about that. In the sense, he impedes Emma's growth and acceptance of her adult destiny. Okay, he is often foolish and clearly not Emma's intellectual equal, but he comforts and entertains him with insight and affection. Okay,
That's how the things go overall. So मिस्टर वुडहाउस इन शॉर्ट उसके पप्पा हैं नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया के शिकार हैं वो, मगर अपनी बेटी से प्यार करते हैं, थोड़े से रेजिस्टेंट हैं, यू कैन नॉट चेंज हिज थॉट्स, थोड़े से एडमेंट टाइप के हैं, बट ओवरऑल ही इज अ कूल गाय, ठीक है, दैट्स व्हाट. नाउ ये आ जाती है हैरिट स्मिथ. हैरिट स्मिथ वो लड़की है जो बेसिकली जिससे फार्मर प्यार करता था और उसके बाद फिर उसका माइंड चेंज करती है एमा. अ प्रिटी, she's very beautiful actually, okay, but unremarkable 17-year-old woman of uncertain parentage who lives at the local boarding school. Harriet becomes Emma's protegee and the object of her matchmaking schemes. Okay, foibles means flows. Okay, what kind of flow is it? How does it match? Flows. 25 people are there. Okay, am I going good, guys? Am I going fast or slow? Please let me know. Am I going fine? Okay, pretty but unremarkable. So she is a 17-year-old girl. Now the thing comes here, 17-year-old girl, beautiful girl, no parentage known but well settled, okay, wants to get married, ठीक है. Now the thing is that आप उस past में जाके ये चीज देख सकते हो that a person, okay, a girl wants to get married and get settled. That's the first point for her. Okay, it's not about studies, it's not about, you know, future, it's not about self dependency, it's not about doing something great. It's always about you know, it was all about your dependency on your father before marriage and your dependency on your husband after marriage. Okay, means you doing something was nowhere. There was a question mark all the time that you doing something is nowhere. Okay, so understanding this part, what we basically understand here is this was the culture of that point, you know, era. Now, Philip Elton. Who's Philip Elton? Not that big character here. However, the village vicar, okay, a handsome, agreeable man considered welcome addition to any social gathering, when he reveals his indifference to Harriet and his desire to marry Emma. Okay, so this character, not that main character because he remains in the story for a very short period of time. So this is the character whom actually Emma introduces Harriet to, कि तुम उससे शादी कर लो. ही इज द पर्सन. ओके, नाउ एल्टन खुद ही आ जाता है एमा के पास और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. वहां पे चीजें बिगड़ जाती हैं और जो एमा का प्रिजम्पशंस था, ओके, अ माइनर वीकनेस और अ माइनर वीकनेस, यस मैंने वही कहा था ना, मिस्टेक, वीकनेस और एक्सेंट्रिसिटी इन समवन्स कैरेक्टर. कूल, थैंक यू सो मच शशि. Yeah, welcome addition to any social gathering. When he reveals his indifference to Harriet and his desire to marry Emma, only to take a bride at Bath shortly thereafter. Okay, he comes to seem proud, conceited and superficial. Okay, तो पहले ये desire Emma से कर देता है, उसके बाद फिर immediately उसके बाद फिर क्या करता है, फटाक से जाके Bath चला जाता है और उसके बाद फिर वहां पे जाके शादी कर भी लेता है. These guys get to know this thing later on. Okay, now this guy, this is again one important guy in the story, Frank Churchill. Okay, what all character we have gone through yet? Okay, till now, first is our character Emma, then you have George Knightley, then you have her father, Emma's father Woodhouse, then you have her friend Harriet Smith, then you have Philip Elton जिससे Harriet का introduction हुआ था, ठीक है. उसके बाद फिर this is one important guy, Frank Churchill, ठीक है. ये है son of Mr. Watson. There are two characters, the other characters, Mr. Watson and Mrs. Watson. तो ये Mr. Watson का बेटा है. Frank epitomizes activeness and speech, manner and appearance. ठीक है. He goes out of his way to please everyone. And while the more, हम सब भी यही करते हैं ना, आपने ये चीज देखी होगी, minor weakness in someone's character. Okay, ठीक है. मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब ये चीज बहुत जगह पॉइंट आउट हुई भी है, हम भी नोटिस करते हैं, मगर हम लोग अपनी लाइफ में, आपने ये चीज देखा होगा, इस कैरेक्टर से मुझे ये चीज, ये जो है ना, ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू प्लीज एवरीवन. Okay, so pleasing everyone, I wouldn't say that someone should,
Okay, someone should not do that. Okay, it's a sign of good behavior to be good all the time. However, at times होता क्या है ना, दूसरे के लिए अच्छा बनने के चक्कर में हम अपने लिए बुरा बनते जाते हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड रूड. Okay, for example, someone comes to me and says that आप ये करिए, आप ये चीज ऐसे करिए, आप ये चीज वैसे करिए. ठीक है, अभी उसके सामने अच्छा बनने के चक्कर में आप सिस्टम खराब कर सकते हो. ठीक है, the thing that you have decided, you have thought across about it, and you think and you know that that thing will work, should go only in that way. However, at times someone would come in your life and tell you that this thing has to be done in that particular way. वो चीजें थोड़ी सी स्पॉइल कर देगा, वो चीजें थोड़ी सी खराब कर देगा. Every time when you have thought across about something, रिजल्ट कब आएगा, जी का रिजल्ट कब आएगा, I don't know. I don't have an idea. You can call the management. You can call the management, Navneet, and they'll tell you. I don't have an idea. JEE का result कब आएगा? Seriously. Yeah. So coming back to our point, when we try to please someone, we are actually making wrong to us all the time. Okay. Pleasing someone should mean इन शॉर्ट टर्म कि सामने वाले को बुरा ना लगे, मत किसी को बुरा ना लगे के चक्कर में आपका बुरा हो ना जाए, ये हमेशा याद रखो. ओके, सो ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू प्लीज एवरीवन, एंड व्हाइल द मोर perceptive characters question his seriousness, everyone except Knightley is charmed enough to be willing to indulge him. Okay, Frank is the character who most resembles Emma. ठीक है, फ्रैंक ही एक कैरेक्टर है जो resemble करता है ज्यादातर एमा से. A connection she points out at the novel's close when she states that destiny connects us with two characters. और अब फ्रैंक के चक्कर में आने लग गई और उसके साथ भी फ्लर्टियश मूड में आने लग जाती है इस टाइम तक जब दोनों टॉक कर रहे होते हैं. ओके, सो कनेक्ट्स विद टू कैरेक्टर्स और सो मच सुपीरियर टू आवर ओन. लाइक एमा, Frank develops over the course of the novel by trading somewhat vain and superficial perspective of the world for the seriousness brought on the experience of genuine suffering and love. Whatever. Okay, not much important. He's a complex character because though we know we should judge him harshly in moral terms, we cannot help but like him more than he deserves to be liked. Okay, so not that great important character here overall per se, पर मैं ये कहूँगा कि इसका जो कैरेक्टर है वो आपको ये रियलाइज कराता है कि मतलब सामने वाले को प्लीज करने के लिए जनरली आप झूठ बोल जाते हो, आप अपने ट्रैक से डिविएट होके कुछ और करने लग जाते हो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे के लाइफ में रॉन्ग हो सकते हैं. ओके, हम सब ने ये किया है, मैंने खुद ये किया है और वो चीज गलत है. व्हेन आई रियलाइज्ड, आई केप्ट ऑन रियलाइजिंग फॉर क्वाइट गुड नंबर ऑफ इयर्स before I change my behavior and character towards it. Okay, to just let you know. Now, one more character, Jane Fairfax. So this was character Frank Churchill. ठीक है, now one more character, Jane Fairfax, जिसका वो मजाक उड़ाती है. ठीक है, बुरा भला बोलती है उसको. मिस बेट्स की नीस है, whose arrival in Highbury irritates Emma. ठीक है, इसका ये जब हाइबरी में आती है तो एमा को बहुत बुरा लगता है उसका. जेन राइवल्स एमा इन अकम्प्लिशमेंट एंड ब्यूटी. ठीक है, जेन इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, rival Emma in accomplishment and beauty. She possesses a kind heart and reserved temperament. ठीक है, because Jane lacks Emma's fortune, she must consider employment as a governess, but her marriage to Frank Churchill saves her from that fate. ओके, तो अब इसीलिए वो बार बार गलत बोल रही थी इसके बारे में, जेन फेयरफैक्स के बारे में, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम एमा क्या कर रही थी, एमा वाज एक्चुअली टारगेटिंग ऑन फ्रैंक चर्चिल, उस पर टारगेट कर रही थी. तो जब देखती है जेन इज गेटिंग क्लोज टू फ्रैंक तो उसके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देती है. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो थे वो हमारे ओवर हो चुके हैं, but still we have got few more characters to go. Mrs. Watson, okay, Mr. Watson,
ये कौन है? फॉर्मली मिस टेलर, पहले फॉर्मली मिस टेलर थी, ठीक है। नाउ शी इज द गवर्नेस, मिसेस वेटसन जो है, मिसेस वेटसन जो है, शी इज द गवर्नेस ऑफ एमा, ठीक है, बिलव्ड एमा एंड कंपेनियन। अब इसकी शादी हो जाती है इनसे, ठीक है, मिस्टर वेटसन से। अब विडोर एंड प्रोप्राइटर ऑफ रैंडॉल्स, ओके, हु हैज जस्ट मैरिड Mrs. Taylor, okay, who's Miss Taylor? Miss Taylor becomes Miss Western, okay. Now Isabella Knightley Emma की older sister है। Mr. John Knightley कौन है? ठीक है, Isabella Knightley Emma की older sister है, ठीक है। और यहीं से हमारे जॉर्ज नाइटली जो है कनेक्टेड है, क्योंकि इसके साले साहब जो हुए वो वहां पे भी रिलेटेड हुए। दैट्स हाउ द ब्रदर इन लॉ रिलेशन क्रिएटेड। अब जॉन नाइटली कौन है? एमाज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये मेन है, जो जीजा जी होता है ना वो, ओके। एंड मिस्टर जॉर्ज नाइटलीज ब्रदर एज अ लॉयर, ठीक है, जॉन नाइटली इज क्लियर माइंडेड, व्हाटएवर, ओके। नेक्स्ट, now these are small characters. Miss Bates, friend of Mr. Woodhouse and aunt of Jane Fairfax, ठीक है। Jane Fairfax जो कैरेक्टर आती है, who's a beautiful lady, मगर वो मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, पर जेन फेयरफैक्स फिर उससे मिल जाती है, ठीक है। अपना जो कैरेक्टर था फ्रैंक, ठीक है, दिस कैरेक्टर, ओके, फ्रैंक चर्चिल, ठीक है, फॉरगॉट द सरनेम। So next, now Mrs. Bates, this is done. Miss Bates is done. Mr. Bates is the mother of Miss Bates. Mrs. Bates is the mother of Miss Bates. Okay. Now Mr. Robert Martin, Miss Martin, Mr. Gougard, Mrs. Elton. ठीक है, ये हमारे कुछ और कैरेक्टर्स हैं। Then you have Colonel Campbell, Mrs. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Cole, Mr. Perry. These are very small characters, okay. So these are the main characters. The main characters we have already discussed, guys. पूरी की पूरी स्टोरी उन्हीं 6 या 7 कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती रहती है, and these other characters are just there to add some value to that, okay. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन स्टार्ट द स्टोरी. सो I'll try to finish off the story as soon as possible, guys. Just give me a thumbs up, guys, that you have understood the most important characters. Well, you have got the list of all the characters there, okay. पर आपके questions भी based होंगे उन्हीं 7 characters पे जो हमने अभी फिलहाल डिस्कस किया है, उन्हीं के अराउंड हमारे सारे questions पूछे जाने हैं. Just give me a thumbs up that you guys understood everything, and we are going ahead and starting it. So 2 hours 22 minutes have passed. Speed सही है, सब कुछ सही है, all is fine. Anything confused, anything that you want me to repeat or stuff like that, just let me know before I go ahead and start. Because once I start, I'll finish. एक बार शुरू करूंगा तो पूरा का पूरा स्टोरी फिर फिनिश करूंगा मैं, ठीक है. स्टोरी फिनिश करूंगा, उससे आप समझ लो हमारा पूरा टास्क पूरा हो जाएगा, ठीक है. एवरीथिंग अंडरस्टूड? कुछ भी ऐसा कहीं पे मैं स्लो फास्ट वगैरह वगैरह जा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं लाउजी हो रहा हूँ काइंड ऑफ, मैं मतलब पिछले ऑलमोस्ट के बीच में मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, तो मेरी आवाज लो जा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है तो मेरे को एक बार बता दो. इट्स बिन, वी हैव ओनली 13 व्यूअर्स नाउ, बाकी सारे के सारे लोग जा चुके हैं, पता नहीं 13 के बाद अचानक से 26 हो गए. ओके, so fine guys, thank you so much for all your thumbs up here. Let's quickly go ahead and start the summary. Okay, so आपने बेसिक स्टोरी में आपको पूरा का पूरा बता चुका हूं. अब जब मैं आपको कैरेक्टर्स आपको सारे के सारे पता चल गए हैं, कौन क्या है कौन कौन नहीं है, ठीक है, वो जब अभी मैं पूरी की पूरी स्टोरी समझूंगा ना, मैंने 2 तरीके ट्राई किए. पहले मैंने स्टोरी बताई, फिर मैंने कैरेक्टर बताया था, मगर मुझे ना वो वाला स्टाइल समझ में नहीं आया. टेम्पेस्ट में मैंने क्या किया था, पहले आपको मैंने स्टोरी बताई, फिर मैंने कैरेक्टर डिस्क्राइब किया. फिर मुझे लगा नहीं, पहले ना मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा स्टोरी का, ताकि आपको स्टोरी का थीम समझ में आ जाए. स्टोरी का थीम समझाने के बाद फिर मैं कैरेक्टर समझा दूंगा, आपके दिमाग में कैरेक्टर अच्छी तरह बैठ जाए, ठीक है. क्योंकि जब मैं नाम ले रहा हूंगा ना, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम वो नाम, तो आप कनेक्ट कर पाओ. what all of you I would urge is the notes that you have got, जितने भी 7 नाम हमने लिए हैं ना, एमा, उसके बाद फिर नाइटली के बाद जेन, फिर फ्रैंक, उसके बाद वुडहाउस, फिर द गवर्नेस, ओके, मिस्टर वेटसन, ये जो मेन कैरेक्टर्स है ना, इन सबको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है. ये 7 अभी जब हम पढ़ रहे होंगे ना, देन यू वुड बी एबल टू रिलेट थिंग्स,
ठीक है। अच्छा, इस कैरेक्टर के बारे में ये बोल रहे हैं, इस कैरेक्टर के बारे में ये बोल रहे हैं, तो कैरेक्टर सारे के सारे समझ में, अब जब स्टोरी समझेंगे ना तो पूरा फिट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी फ्लो को हम बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे उसमें ऐसे ही फॉलो करेंगे। पहले हम थीम समझेंगे, फिर हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। डन। ओके, चलो। Okay, so although convinced that she herself will never marry, okay, एमा अपने आप को कह रही है कि वो कभी शादी करेगी नहीं। वुडहाउस, a precocious, I don't know the meaning of this. That's probably okay. मेरे ख्याल से इस वर्ड का मीनिंग होगा who's kind of independent girl, okay, who generally thinks about herself in the very first place and then thinks about others. That kind of meaning would be here. Okay, उसका ये meaning निकलेगा। मैंने शायद इसीलिए इसको बोल्ड किया होगा। ठीक है, so she's a 21 years old girl. You can check this meaning out later on. Okay, I can make it out कि क्या basically इसका meaning होगा। She is a girl who's basically in the very first place thinks about herself and thinks herself right all the time. Okay, so 21-year-old girl resident of a village of Highbury की लड़की है, imagines herself to be naturally gifted in conjuring love, मतलब प्यार के मैचेस मिलाने में वो बहुत सक्षम है। आफ्टर सेल्फ डिक्लेयर्ड सक्सेस एट मैच मेकिंग बिटवीन द गवर्नेस, ओके, मिसेस टेलर, ओके, जो कि बाद में मिसेस वेटसन बन जाती हैं, एंड मिस्टर वेटसन, वो अपने आप को तुर्रम खान समझना शुरू कर देती है। ठीक है, अ विलेज विडोवर, Emma takes it upon herself to find an eligible match for a new friend, Harriet Smith. उसके बाद वो समझती है कि भाई मैं तो सक्षम हो गई हूँ, I am very knowledgeable, I know everything in this world about matchmaking of people. So what I'll do is, as I have made a match for this governess lady and Mr. Watson, अब मैं, मेरी जो नई वाली फ्रेंड आई है ना, जो कि ये भी बहुत सुंदर है, पर इसका कोई पेरेंटेज नहीं है, इसका कोई पेरेंटेज नहीं है, इसका पेरेंटेज अननोन है, तो मैं इसकी शादी करवा दूंगी। I'll make sure that she gets married to a wonderful guy. ठीक है, now Emma is convinced that Harriet deserves to be a gentleman's wife. Now Emma खुद सोच रही है कि उसकी शादी एक जेंटलमैन से होनी चाहिए। ठीक है, एक जेंटलमैन से उसकी शादी होनी चाहिए। ओके, sets her friend's side on मिस्टर एल्टन। ठीक है, अभी ये हैरिट को मिस्टर एल्टन से मिलाती है कि मतलब तुम इसे देखना शुरू करो, ही इज अ नाइस गाय, ओके, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसे देखना शुरू करो, यू शुड गेट मैरिड टू हिम। ओके, द विलेज वाइसर, ही इज अ विलेज वाइसर। ओके, मीनवाइल एमा परसुएड्स हैरिट टू रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ रॉबर्ट मार्टिन। Now, this is one good guy, Robert Martin. He's a farmer though, okay, well-to-do farmer, मतलब अच्छा farmer है, well-earning farmer है, but she is saying तू farmer से क्यों शादी करेगी? Get married to this guy, no, Mr. Elton. He's rich, he's a gentleman, he has some status in the society, okay. Having developed certain abilities of ways behaving in a much younger age than usual, okay, premature, okay, fine. Thank you, Shashi. Thank you so much, Priya. Okay. The village wiser, meanwhile, Emma persuades Harriet to reject the proposal of Robert Martin, a well-to-do farmer whom Harriet clearly has feelings. Okay. Harriet की feelings रॉबर्ट मार्टिन के लिए बहुत strong है already, पर ये इसको बोलती है कि तुम इसे देखना शुरू करो, मिस्टर एल्टन को। ठीक है, because this doesn't seem a right candidate for you and you should actually get married to a gentleman and then become a gentleman's wife. Okay, understood this paragraph? Very simple guys, base of the story starts here. Okay, now अभी क्या होता है, Harriet becomes infatuated. Now इसकी खोपड़ी में उसने मतलब कचरा डाल दिया, ईमा ने कचरा डाल दिया इसकी खोपड़ी में कि भाई इससे शादी कर लो। अब अच्छा खासा जो इन लोगों का एक सेट बन रहा था, उस चीज को इसने स्पॉइल कर दिया। ठीक है, इसके स्पॉइल करने की वजह से हैरिट और हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है,
another character रॉबर्ट मार्टिन जो है, रॉबर्ट मार्टिन के इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंसेस इसी मतलब इनिशियल लेवल, दो इन द लेटर स्टेज दे गॉट मिंगल्ड, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में देख ही रहे थे कि मतलब चीजें स्पॉइल हुई थी, बट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी एवरीथिंग गॉट सेटल्ड। इससे कोई बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकल के आए, ठीक है, बट इनिशियली थिंग्स गॉट लिटिल स्पॉइल्ड। सो ठीक है, तो हेरिट बिकम्स इनफैचुएटेड विथ मिस्टर एल्टन, ठीक है, इसको इस पे प्यार आने लगता है बहुत ज्यादा अंडर एमाज एनकरेजमेंट, बट एमा प्लान्स गो ऑरी व्हेन एल्टन मेक्स क्लियर दैट हिज अफेक्शन इज फॉर एमा। ओके, उसका दिमाग खराब हो जाता है जब उसको ये पता चलता है, एल्टन जब उसको आके बोलता है जय हिंद प्रेम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओके, so Harriet becomes infatuated with Mr. Elton under Emma's encouragement, ठीक है, but Emma plans to go Ori when Elton makes clear that his affection is for Emma। तो किस दिमाग खराब हो जाता है, एमा ने ये सोच के रखा है कि मैं सेट कर दूंगी, उसके दिमाग में बड़ा सिंपल सा चल रहा है कि मैं मैच मेकर हूं, मैं तो मैच मेकर हूं, मैंने एक मैच मेकिंग कर दी है, मैंने एक और मैच मेकिंग कर दी। अभी उसका दिमाग इसलिए खराब हो गया कि जो मैच मेकिंग करने के लिए जो वहां पे मैच मेकर या फिर काइंड ऑफ सेटलमेंट करने के लिए बैठी है, सामने वाले लड़के ने उसी को प्रपोज कर दिया मैरिज के लिए, तो उसका दिमाग खराब हो गया कि मतलब ये तो हेवायर चला गया पूरा का पूरा। आई नेवर थॉट दैट दिस वुड हैपन। ओके, सो इनफैचुएटेड, सो एमा नॉट हैरिट। ओके, Emma realizes that her obsession with making a match for Harriet has blinded her to do true nature to the situation. Okay, blinded her to the true nature of the situation. Okay, now मिस्टर नाइटली अभी उसको बोलता है कि जो तू दिमाग लगा रही थी ना, इतना बहुत ज्यादा तू दिमाग लगा रही थी, तेरे लिए ना फिट नहीं बैठता मैच मेकिंग करना, सीधी बात है, समझ ले इस चीज को, ठीक है। मिस्टर नाइटली Emma's brother-in-law and treasured friend watch Emma's matchmaking efforts with a critical eye. Okay, वो गौर से इस चीज को देखता है, बोलता है कि it's not fit for you. Okay, क्लास के बीच में ऐड क्यों आ जाता है, सिर्फ मेरा आता अच्छा मुझे नहीं पता, मेरा तो चल रहा है, ठीक है। And treasured friend watch Emma's matchmaking efforts with a critical eye. He believes that ये गूगल जो है ना, गूगल को हर जगह पैसे बनाने हैं तो ये जो ऐड आता है ना, ये पैसे बनाने के लिए होता है, किसी ने डाला नहीं है, नो वन नोज कि कितनी लंबी क्लास जाएगी, ठीक है। So he believes that Mr. Martin is a worthy young man whom Harriet would be lucky to marry. ठीक है, तो वो बोलता है जो रॉबर्ट मार्टिन गाई है, ये रॉबर्ट मार्टिन इज द राइट गाई हु शुड गेट मैरिड टू हैरिट, ओके, एंड ही मस्ट बी अ लकी गाई टू डू दैट, ओके, दिस इज व्हाट ही थिंक्स। नाउ ही एंड एमा क्वारल ओवर एमाज मेडलिंग। तो एमा जो बेसिकली काम कर रही है ना, एमा की हरकतों पे उन दोनों की बेसिकली तू मैं हो जाती है, ठीक है। And as usual, Mr. Knightley proves to be the wiser of the pair. Okay, तो हर बार ऐसी बहसबाजी होती है, लाइव क्लास में ऐड नहीं आता, अच्छा, I don't know। तो एमा की जो हरकतें थी उस चीज के ऊपर नाइटली हमेशा कमेंट करता था, इस बार भी उसने किया, और हर बार वो राइट प्रूफ होता है कि तू जो कर रही है ना वो गलत है, ठीक है। नाउ एल्टन जो है, okay, spurned by Emma and offended by her insinuation that Harriet is his equal, ठीक है। अभी Harriet क्या थी, इस बंदे ने क्यों छोड़ा इसको, Harriet बेसिकली जो लड़की थी इसका कोई पेरेंटेज नहीं है, ठीक है। Now this is a high class guy, ठीक है। अब ये एमा को बोलता है कि एक में तो तुझे लाइक करता हूँ, वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि जो हैरिट लड़की है ये मेरे इक्वल है नहीं, तो तूने कैसे इसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, तो चिढ़ जाता है इससे बुरी तरह से। पहले एमा को बोलता है और उसके बाद फिर ऑफेंडेड बाय हर इंसिनुएशन एंड दैट हैरिट इज इक्वल, ठीक है। तो ये जो चीज इसने बोली थी, इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ही लीव्स फॉर द टाउन ऑफ बैथ, ओके, टाउन ऑफ बैथ के लिए फिर निकल जाता है, एंड मैरीज अ गर्ल देयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है।
वहां पे जाता है, चिढ़ के चला जाता है और वहां पे जाके इमीडिएटली शादी कर लेता है। कभी कभी ऐड आती है किधू, तो मेरा क्यों आ जाता है 5 सेकंड के बाद, स्किप करते हैं फिर। अच्छा ओके फाइन। देखो आप लोग बोलते हो कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, मेरे ख्याल से ऐसा शायद कोई भी कमेंट नहीं था जो मैंने मिस किया है। आई हैव रेड एवरीथिंग, पढ़ा भी रहा हूँ, सारे कमेंट भी साथ साथ में पढ़ रहा हूँ। ओके, एमा इज left to comfort Harriet and to wonder about the character of a new visitor expected in Highbury, Mr. Watson's son, Frank Churchill. Okay, तो अभी एक चीज खत्म हो गई, एल्टन चला गया, नाइटली ने बोल दिया कि रॉबर्ट इज गुड फॉर हैरिट, यहां तक हो गया। एमा को ये समझ में आ गया कि मतलब जो गड़बड़ उसने की है उसके बाद फिर वो हैरिट को कंफर्ट करना है उसको, तो सॉरी करेगी वगैरह वगैरह सब कुछ कहेगी वो उसको, वहां तक हो गया। अभी जब इन सारी चीजों से वो थोड़ा सा उभर ही रही थी तब तक एक नया कैरेक्टर आ गया स्टोरी में, एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज फ्रैंक चर्चिल। ठीक है, जिसको अब वो एडमायर करना शुरू कर देगी, इन दोनों के बीच में क्लोजनेस आएगा, ये उससे फ्लर्ट करेगी, वो उससे फ्लर्ट करेगा। ठीक है, नाउ Mr. Watson's son Frank Churchill. Frank is said to visit his father in Highbury after having been raised by his aunt and uncle in London. तो मिस्टर वेटसन का बेटा है ये, पर वो अपनी आंटी एंड अंकल के घर में लंदन में पला बढ़ा है और वो अपने फादर को विजिट करने के लिए हाईबरी में आया हुआ है। हाईबरी में कौन रहती है? एमा खुद रहती है हाईबरी में। वो हाईबरी में आया हुआ है अपने फादर से मिलने के लिए, जो कि लंदन में रेज हुआ था अपने अंकल और आंटी के घर में। ओके, हु हैव टेकन हिम एज देयर हायर। एमा नोज नथिंग अबाउट फ्रैंक, के बारे में कुछ नहीं जानती है वो। हु हैज लॉन्ग बीन डिटर्ड फ्रॉम विजिटिंग हिज फादर बाय आंट्स इलनेस एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि उसकी आंटी हमेशा बीमार रहती थी फ्रैंक की, इसीलिए वो कभी विजिट नहीं कर पाया था, तो काफी दिन के बाद अपने फादर को विजिट करने के लिए हाईबरी आया हुआ है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। नाउ मिस्टर नाइटली इज इमीडिएटली सस्पिशियस of the young man, especially after Frank rushes back to London merely to have his hair cut. तो कुछ तो गड़बड़ है। नाइटली की हरकतें ऐसी हैं, मतलब नाइटली ने फ्रैंक की हरकतें इस तरह से देखी कि एक बंदा आया लंदन से हाईबरी आया और सिर्फ एक हेयर कट लेने के लिए दोबारा निकल गया। कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज सम मेस। और नाम ये कुछ भी दे देता है कि मतलब कुछ ना कुछ फालतू से रीजन दे देता है और फिर कुछ भी करता है। मतलब जो कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था ना फ्रैंक का, चर्चिल का, कि ही इज बेसिकली कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा, कुछ ना कुछ स्टोरी बनाएगा सामने वाले को प्लीज करने के चक्कर में, पर उसके प्लीज करने के चक्कर में किसका क्या नुकसान होता है वो सोचता भी नहीं उस बारे में। ठीक है, बट ही इज अ चार्मिंग गाय। ओके, नाउ Emma, however, finds Frank delightful and notices that his charms are directed mainly toward her. Okay, तो अब ये थोड़ा सा इम्प्रेस होने लग गई है एमा यहाँ पर। अब फ्रैंक से ये थोड़ा सा इम्प्रेस होने लग गई है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाता है उससे वो सोचती है कि एवरीथिंग इज मेंट फॉर मी। वो होता है ना अर्ली एज इन्फैचुएशन, कोई अच्छा लड़का लड़की से बात कर ले तो ब्लश करना वगैरह वगैरह करना, आप सभी ने किया होगा। ठीक है, तो लड़कों ने लड़कियों को लेके किया होगा, लड़कियों ने लड़कों को लेके किया होगा, आप सभी ने वो वाला। क्योंकि शी इज 21, suddenly someone comes and says you are very beautiful, this and that, I really like you, you're one of a kind, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने और कहीं देखी नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो जो अंदर से इंटरनल खुशी आती है ना, that kind of खुशी she is having now. Okay, so Emma however finds Frank delightful and notices that his charms are directed mainly toward her. Okay, so though she plans to discourage these charms, she finds herself flattered and engaged in the flirtations with the young man. मतलब वो जब बोल रहा है तब वो इग्नोर करती है। ये सबके साथ है। मतलब एक लड़की जेन ऑस्टन 1800 में ये स्टोरी लिख रही है और 1815 में पब्लिश कर रही है। ओके,
एंड सेम थिंग ये मूवी बनती है और सेम चीज ये मूवीज बनती हैं, लोग पसंद कर रहे हैं बिकॉज इट्स इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, इट्स इन द नेचर, ये नेचर में है, ये तब भी था, ये अब भी है। ये कोई आके तारीफ कर दे तो उसके मुंह पे मतलब इस तरह बिहेव करना, हो छोड़ो तुम्हारी तारीफें, एंड देन व्हेन दैट पर्सन गोज, या फिर उसके प्रेजेंस में नहीं रहते हुए यू वुड रिमेंबर दोस थिंग्स, ओह उसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे ये बोला था, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, एंड यू विल स्टार्ट एडमायरिंग थिंग्स। दिस हैज ऑलवेज बीन परसिस्टिंग, दिस विल ऑलवेज परसिस्ट। ओके, ये जो एज है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ प्रोबेबली 12 13 टिल द एज ऑफ 23 24, ये रहता ही है। दिस इज हार्मोनल प्रॉब्लम, आई वुड से, नथिंग एल्स। So, Emma, however, finds Frank delightful and notices that his charms are directed mainly toward her. Though she plans to discourage these charms, she finds herself flattered and engaged in a flirtation with the young man. Emma greets Jane Fairfax. Now Jane Fairfax comes. अब Jane Fairfax picture में आ रही है, ठीक है? Emma greets Jane Fairfax, another एडिशन टू द हाइबरी सेट। तो इस पूरे के पूरे सेट में जितने टिल मैरिज सर, हाँ जेके यू आर अ गाय और अ गर्ल, 30 तक भी, अच्छा 30 तक भी रह जाता है। मुझे नहीं पता था 30 तक रहता है, मैंने सोचा 24-25 में खत्म हो जाता है ये ड्रामा। ओके, सो एमा ग्रीट्स जेन फेयरफैक्स, another addition to the Highbury set। ठीक है, तो हाइबरी में इतने सारे ड्रामा थे, ठीक है, इतने सारे ड्रामा चल रहे थे, उसमें एक नया कैरेक्टर आ जाता है विच इज जेन फेयरफैक्स। ओके, another addition to the Highbury set which with less enthusiasm, ठीक है, ज्यादा enthusiastic नहीं है, she is on her own वगैरह वगैरह, ठीक है। Jane is beautiful and accomplished, okay, she's beautiful and accomplished and stuff like that, but she needs to get a job to be stable in her life, as we discussed earlier. But Emma dislikes her because of her reserve, and the narrator insinuates because she is jealous of Jane. Okay, तो ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है एमा, इससे जलती है क्योंकि मेरे ख्याल से ये अच्छी दिखती भी है, उससे ज्यादा अच्छी दिखती है एक्चुअली। ओके, ठीक है, नेहा आजकल भी अच्छा। Okay, Jane is beautiful and accomplished, but Emma dislikes her because of her reserve, and the narrator insinuates because she is jealous of Jane. Okay, so this is what exactly happens, guys. वो उससे जल रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है Jane का आना उस सिनेरियो में। She is, दो सुंदर लड़कियां जब आसपास बैठे, एक लड़की दूसरे लड़की को कभी, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड, आई डोंट नो, यू गाइज माइट बी नोइंग फार बेटर देन मी, ओके, बट एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन गोज, ये है, दो सुंदर लड़कियां साथ में बैठ नहीं सकती, क्योंकि एक लड़की जो सुंदर है वो हमेशा अटेंशन चाहती है, ऑल द अटेंशन शुड कम टू मी, ओके, and as soon as the attention goes towards some other girl, दिमाग खराब हो जाता है। Okay. Now, so Jane is beautiful and accomplished, but Emma dislikes her. यहाँ पे भले ही बोला जा रहा है कि she is jealous of Jane because she is reserved. It's not because she is reserved. It's because she is far beautiful than her. Okay, that may be the main reason. Okay. Now, coming back to the story, guys, coming back to the story, suspicion, intrigue and misunderstanding ensue. यहाँ से नया ड्रामा शुरू होता है, suspicion, okay, शक, okay, और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत बोलना, उसने जो बोला वो मैंने नहीं समझा, काइंड ऑफ यहाँ से चीजें शुरू हो जाती हैं। मिस्टर नाइटली डिफेंड्स जेन, ओके, वो एमा का सपोर्ट नहीं करता है, मिस्टर नाइटली, अ राइट पर्सन, ओके, he defends Jane, saying that she deserves compassion because, unlike Emma, she has no independent fortune and must soon leave home to work as a governess. अभी वो उसको सपोर्ट करता है, रिजर्व है, ओके, वो वेल accomplished नहीं है, ठीक है, तो वो उसका सपोर्ट करके बोलता है कि whatever she is right and she should leave, okay, she should leave to get a job, she should leave to get a job as a governess.
Mrs. Watson suspects that the warmth of Mr. Knightley's defense comes from romantic feelings and implication Emma resists. ठीक है, तो मिसेस वेटसन जो है वो ये सोचती है कि नाइटले जो उसको कंफर्ट कर रहा है ना, जेन को जो नाइटली कंफर्ट कर रहा है, ओके, ये सारी गर्ल्स सेम सोचती हैं। आ जाओ स्टोरी पे वापस आओ भाई, हो गया मजाक, आ जाओ। So, Mr. Knightley, Jane defends saying that she deserves compassion. Now, Mrs. Watson क्या सोचती है कि नाइटली जो है, जो जेन को कंफर्ट कर रहा है ना, वो इसलिए कंफर्ट कर रहा है क्योंकि उसकी रोमांटिक फीलिंग्स जाग गई हैं इसके लिए। एंड इम्प्लीकेशन एमा रेजिस्ट, और इस चीज को एमा मानती नहीं है। ठीक है, एवरीवन अज्यूम्स दैट फ्रैंक एंड एमा, ओके, अभी सब लोग यही सोच रहे हैं कि फ्रैंक एंड एमा आर फॉर्मिंग एन अटैचमेंट, तो एमा सून डिसमिसेस फ्रैंक एज अ पोटेंशियल सूटर एंड इमेजिन्स हिम एज अ मैच फॉर हैरिट। ठीक है, अब वापस वो फ्रैंक के बारे में क्या सोचती कि फ्रैंक हैरिट का, ठीक है ये बार बार रॉबर्ट की बात हो रही थी ना ये रॉबर्ट को प्यार करती है, अब ये वापस घुमा के कहीं और चली गई एमा। एमा ये बोलती है कि नहीं, फ्रैंक मेरे साथ नहीं है, फ्रैंक इज द राइट फिट फॉर हैरिट। अब वो ये कर रही है, मतलब उसके दिमाग में अब भी वो मैच मेकिंग वाला थॉट चल रहा है कि नहीं, मैं तो ये करके रहूंगी, मैं तो एक अच्छा खासा मैच बना के रहूंगी। ठीक है, सो एवरीवन अज्यूम्स दैट फ्रैंक एंड एमा आर फॉर्मिंग एन अटैचमेंट, ओके, पर तब तक वो अपने आप को करेक्ट करके बोलती है, डिसमिस कर देती है कि नहीं, फ्रैंक जो है वो पोटेंशियल शूटर है, और उसके बाद फिर इमेजिन्स हिम, मतलब फ्रैंक, एज अ मैच फॉर हैरिट। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद फिर आगे आ जाता है। ओके, नाउ देयर इज अ विलेज बॉल। एक विलेज बॉल मतलब एक छोटा सा पार्टी टाइप का चल रहा है, वेयर एवरीवन इज सिटिंग एंड डिस्कसिंग एंड स्टफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, एट अ विलेज बॉल नाइटली अर्न्स एमाज अप्रूवल। नाइटली जो है, ओके, earns Emma's approval by offering to dance with Harriet। ठीक है, तो एमा को ये कहता है कि मैं क्या डांस करूं हैरिट के साथ। वो बोलती है ठीक है, तुम डांस कर लो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एमा और हैरिट दोनों दोस्त थे। ओके, who had just been humiliated by Mr. Elton and his new wife। Okay, अभी ये मिस्टर एल्टन, तो उसको कंफर्ट करने के लिए, हैरिट को कंफर्ट करने के लिए इसको ह्यूमिलिएट किया था इन लोगों ने। ओके, हैरिट को क्यों ह्यूमिलिएट किया था? 2-3 रीजन थे। पेरेंटल नहीं है, ओके, शी इज फ्रॉम नोवेयर एंड शी वांट्स टू मैरी अ जेंटलमैन, और वो कौन एनफोर्स कर रही थी? बार बार एमा एनफोर्स कर रही थी। तो ये दोनों बीच में जंप कर गए, मिस्टर एल्टन और उसकी वाइफ जो है, ये दोनों बीच में जंप कर गए, और उसके बाद फिर वो दोनों उसको ह्यूमिलिएट करने लग गए। ओके, नाउ तो उसे कंफर्ट करने के लिए नाइटली आ गया है कि मतलब मैं इसके साथ डांस करूंगा, सो दैट शी गेट्स कंफर्टेड लिटिल बिट। ओके, द नेक्स्ट डे फ्रैंक जो है, चर्चिल, सेव्स हैरिट फ्रॉम जिप्सी बेगर्स। ओके, अभी हैरिट को ये जिप्सी बेगर्स, दिस इज वन थिंग। ओके, फ्रैंक ने हैरिट को जिप्सी बेगर्स से सेव किया। ओके, नाउ व्हेन हैरिट टेल्स एमा that she has fallen in love with a man above her social station, Emma believes that she means Frank। Okay, तो जब हैरिट ये बोलती है एमा को कि वो किसी ऐसे से प्यार करती है जो इसके सोशल स्टेटस से ऊपर आता है, एमा ये सोचती है कि उसके कहने का मतलब वो लड़का फ्रैंक है, वो ऐसा सोचती है। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, keep things connecting, keep things noting down, because the points that we have in this particular summary are the main points that are going to come in your multiple choice questions। जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आएगा, आपके 60 to 70% इस समरी से आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, और एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जैसे कोटेशंस हो गए, एक पंच लाइन हो गई, किसी ने कोई पंच लाइन बोली है, ये सब चीजें इस समरी में कवर नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो एडिशनली मैं आपको दूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगा, पिछले एग्जाम के क्वेश्चंस दूंगा। मगर अगर आप मान लो इस स्टोरी को अच्छी तरह नेम वाइज समझ रहे हो, एक एक इवेंट जो मेंशन है उस चीज को समझ रहे हो, आप समझ लो 50 to 60% गेम आपका पूरा हो गया। ठीक है, बेगर्स,
When Harriet tells Emma that she has fallen in love with a man, यहाँ तक तो हमने कर लिया. Okay, now Knightley begins to suspect that Frank and Jane have a secret understanding and he attempts to warn Emma. ठीक है, अभी नाइटली इस बीच में क्या सोच रहा है, यहां पे इसने क्या किया, फ्रैंक ने हैरिट को हेल्प किया, जिप्सी बेगर्स से बचाया फर्स्ट. ओके, नाउ उसके बाद फिर क्या हुआ, एमा शी इज फॉलोइंग इन लव विद, जब हैरिट ये कहती है कि किसी अच्छे सोशल स्टेटस वाले लड़के से वो प्यार करती है, तो एमा सोचती है वो फ्रैंक है. अभी नाइटली ये सोच रहा है, begins to suspect that Frank and Jane have a secret understanding and he attempts to warn Emma. ठीक है, तो फ्रैंक और जेन के बीच में कोई तो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नाइटली इन्फॉर्म कर रहा है एमा को और वॉर्न करता है कि जस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. ओके, एमा laughs at Knightley's suggestion and loses Knightley's approval when she flirts with Frank and insults Miss Bates, a kind-hearted spinster and Jane's aunt. Okay, जेन की आंटी कौन है, मिस बेट्स. वापस देखना, नाइटली begins to suspect that Frank and Jane have a secret understanding. पहला पॉइंट ये हो गया. ओके, तो उसको वॉर्न करता है. क्यों वॉर्न कर रहा है, क्योंकि एमा फ्रैंक के पीछे जा रही है अभी. ठीक है, एमा laughs at Knightley's suggestion and loses Knightley's approval. ओके, when she flirts with Frank, अब वो फ्रैंक से फ्लर्ट कर रही है और इंसल्ट करती है मिस बेट्स का, जिसके साथ जेन आई थी. ओके, मिस बेट्स अ काइंड हार्टेड स्पिंस्टर एंड जेन्स आंट एट द पिकनिक. तो पिकनिक जो विलेज बॉल चल रहा है ना, उसमें ये सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं. 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे दीजिए सर. ओके, ठीक है, लेट्स मीट एट 11:05 गाइस. ठीक है, 11:05 ठीक है, चलो 11:05 पे मिलते हैं. ओके, चलो मैं यहीं पे हूं, गो अहेड. ठीक है, विल स्टार्ट आवर सब्जेक्ट एट 11:05, नो प्रॉब्लम. द पीपल हु आर हियर ऑलरेडी, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग गाइज, किस तरह से प्रिपरेशन चल रहा है आप लोगों का, जस्ट रिप्लाई मी. कितना सिलेबस खत्म हो गया है आप लोगों का, एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू गाइज आर, अभी कितने कॉन्फिडेंट हो सभी सब्जेक्ट को लेके. हाँ, ब्रेक है बट वी कैन चैट टिल द टाइम दिस ब्रेक गेट्स ओवर. 11:05 तक जब तक ब्रेक हो नहीं जाता है, तब तक वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चैट. हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग गाइज, कैसा चल रहा है, आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो अपने एग्जामिनेशन को लेके अभी, वो बताना. ठीक है, कितना सिलेबस कवर हो गया है, लाइक अगर 43 टॉपिक्स हैं तो क्या आप हमारे साथ चल रहे हो. जिन लोगों ने जून में या जुलाई में ज्वाइन किया था, हमने अपना शुरू कर दिया था, मतलब मिड ऑफ जुलाई से तो हमने शुरू कर दिया था, राइट. तो जिन भी लोगों ने स्टार्ट किया था, उन लोगों के बारे में मैं, मतलब उन लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि मतलब अगर आप लोग साथ साथ चल रहे हो तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन गाइस. ठीक है, अगर आप लोग जैसे जैसे मैं सिलेबस कराता गया हूं ना, पहले मैं काफ़ी स्लो जा रहा था. ठीक है, और मेरा यही था कि मतलब मैं आराम से चलूंगा, प्रीवियस क्लासेस को कवर कर रहे हूँ. आई जस्ट ज्वाइंड. ओके, यू ज्वाइंड लेट. तो हिमांशु एक जरूर काम करना, पिछली चीज़ों को, करंट चीज़ों को साथ साथ में करते हुए चलना. ओके, जैसे हमने डिस्कस करके रखा है, क्योंकि जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में ज्वाइन कर लिया था ना, और अगर वो लोग रियली, और मेरा पर्पस ही ये था, जो मैं आप लोगों का एग्जामिनेशन लेता रहा ना बीच बीच में, 6 एग्जामिनेशन 7 एग्जामिनेशन, एटलीस्ट मैंने इतना इंश्योर किया कि सभी लोग पढ़ें. फिर भी आप देखते थे हमारे ग्रुप में 70-80 लोग रहते थे, वो 70-80 लोगों में सिर्फ कितने 35 लोग या शायद 30 लोग एग्जाम देते थे, बाकी लोग एग्जाम ही नहीं देते थे. तो मैं उन लोगों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता. अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ना लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों ने कोर्स ले लिया है बस. ठीक है, ना लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ना आज तक उन्होंने ग्रुप में कभी रिप्लाई किया है, नहीं उनका कभी क्वेश्चन आया है, नहीं आज तक मैंने उन लोगों से बात की है. आई डोंट नो why did they take this course, but it's all up to them. Probably they are looking for another year, they want to prepare very slow, कि आराम से इस साल और अगले साल प्रिपेयर करके फिर एग्जाम दें. It's all up to them if they want to do that. Okay, so it's already 11:04 guys, hopefully you guys are back by now. ठीक है,
सभी लोग वापस आ गए हैं, हम लोग स्टार्ट करें। खत्म होने ही वाला है हमारा टॉपिक, ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, समरी है और समरी के बाद कुछ और पॉइंट्स हैं विच वी वुड जस्ट रीड आउट एंड विल फिनिश इट ऑफ फ्रॉम देयर। ओके, प्रॉब्ली इट वुड बी लाइक 11:45 तक हम लोग ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। प्रिपरेशन गोइंग गुड बट स्टिल लॉट मोर टू डू, जनरल पेपर डिडंट स्टार्ट येट। ओके, जनरल पेपर, ओके जनरल पेपर आप स्टार्ट कर दो बेटा। मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने जिस तरह आप लोगों को जनरल 5 को एसएससी सीजीएल की पेपर है मेरी, उसके बाद दोनों साथ में करूँगा सर। टाइम नहीं बचेगा हिमांशु, आप साथ में करते रहो, अभी भी मैं रियली बता रहा हूँ टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके तो वी वर हियर। ओके सो इसके बाद फिर क्या होता है, हाँ उसके बाद फिर एमा laughs at Knightley's suggestion and loses Knightley's approval. Okay, when she flirts with Frank and insults Miss Bates, a kind-hearted spinster. Okay, when Knightley reprimands Emma, she weeps. Okay, जब Knightley उसको डांट देता है ना, बोलता है तुमने ये गलत काम किया है, ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसके बाद फिर एमा रोने लग जाती है, ठीक है। Now so this is the last paragraph guys, wherein we come to know news comes that Frank's aunt has died. ठीक है, अब एक नई न्यूज आती है कि फ्रैंक की आंटी मर गई है, ठीक है। एंड this event paves the way for an unexpected revelation that slowly solves the mysteries. अब धीरे धीरे क्या होता है, ये रिवील करना शुरू कर देता है, जो चीजें छुपी हुई थी ना वो चीजें बाहर आने शुरू हो जाती हैं इस इवेंट से, ठीक है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट गाइस, ठीक है। दिस इज वन टर्निंग पॉइंट। ओके, पीपल स्टार्ट गेटिंग नोन टू स्टफ हियर। ओके, and this event paves the way for an unexpected revelation that slowly solves the mysteries. अब क्या हो गया इसको? Okay. Frank and Jane have been secretly engaged. इसका मजाक उड़ा रही थी वो, जेन का मजाक उड़ा रही थी वो, है ना, बुरा भला बोल रही थी। अब पता चला कि जेन और फ्रैंक सीक्रेटली एंगेज्ड है। ओके, अ बिग बिग रिवलेशन यहाँ पे ये इन्वॉल्व हुआ है। इस चीज को कौन, नाइटली पहले ही बता रहा था कि इन दोनों में से कुछ तो है, कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी बात है जो छुप रही है। हाउ टू रिमेंबर द कमेंट्स रिलेटेड टू पोएट, प्लीज हेल्प। ओके, एक बार खत्म कर लेते हैं। Have been secretly engaged. How you would remember the comments? Remember the meaning of it. Okay. When you read that out, remember the meaning of it. That's the only reason why अगर आपने देखा होगा मैंने जो कोटेशंस दिए हैं जानबूझ के मैंने उसके मीनिंग देने में क्या है, मैं आपको उसका पूरा मीनिंग सब कुछ दे दूंगा, नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आप जब खुद सर्च करोगे ना उस कोटेशन पे जाकर, उस पे सर्च करके उसको पूरा का पूरा पढ़ के, जब आप उतना एफर्ट डालोगे ना, जब वो एफर्ट डालोगे आप, तब आपको उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली याद होगा, क्योंकि आपको उसका मीनिंग याद होगा। जब आपको उसका मीनिंग याद होगा, ये दिखाई देगा कि किसने कब कैसे क्या बोला था, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं ड्रामास की, हमने टेम्पेस्ट किया है, हमने हैमलेट किया, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे जो कोटेशंस है वो, अभी जहां तक हम पोयम की बात कर रहे हैं, पोयम की एक एक लाइन की मीनिंग आपको मैं कहीं से आपको मीनिंग उठा के दे दूं, ठीक है। एवरी स्टोरी हैज गॉट समथिंग, एवरी पोयम हैज इज टेलिंग यू समथिंग। ओके, इफ यू रिमेंबर अ मीनिंग, अ लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर इफ यू रिमेंबर मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन, यू डेफिनेटली रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इट, किस पोएट ने लिखा है कुछ, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आई टोल्ड यू अ ट्रिक एज वेल दैट डे। ओके, आपको मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं। एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, okay, but you need to remember few things, and whatever you would like to remember, just make a mind map, as I told you earlier. Mind map के लिए definitely you have to put in your own efforts. अभी किसी ने मुझे कुछ दिन पहले क्या बोला पता है, सर आपने माइंड मैप बनाया है ना, हर के लिए तो बनाया होगा, आप अपना माइंड मैप दे दो। एक और काम कर देता हूं ना यार, आप सभी के सभी मुझे फॉर्म्स भेज दो, अपने सारे जितने फिलअप किए हैं, मैं ही आप लोगों के जाके एग्जाम लिख दूंगा, बात ही खत्म हो गई। यार एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना यार। Frank and Jane have been secretly engaged. His attention to Emma. Now, Frank and Jane have secretly been engaged. Okay.
His attentions to Emma have been a screen to hide his true preference. Okay, तो अभी ये क्या बोल रहा है, इतने दिन से ये एक्टिंग क्यों कर रहा था कि वो फ्लर्ट कर रहा है एमा के साथ वगैरह वगैरह, वो ये एक्टिंग क्यों कर रहा था? उसके एक्टिंग का मेन मकसद ही ये था कि वो ये छुपाने की कोशिश कर रहा था कि वो जेन के साथ एंगेज्ड है। अब ये एमा जो कलाकार है, इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने जेन का मजाक उड़ाया था पूरी तरह से, उसको बुरा भला बोला था वगैरह वगैरह। फ्रैंक और जेन ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, ये जेन के बारे में बुरा भला बोल रही है और फ्रैंक उसका जवाब भी नहीं देता है उसको, क्योंकि ये लोग सीक्रेटली एंगेज थे। अब इस चीज का इसको एमा को बहुत बुरा लगता है कि इसने बहुत गलत किया। ओके, विथ हिज आंट्स डेथ and his uncle's approval, Frank can now marry Jane, okay, the woman he loves. Okay, Emma worries that Harriet will be crushed, but Emma ये सोचती है कि Harriet को बहुत बुरा लग जाएगा। मतलब पूरी कलाकारी की, इसने टॉप क्लास कलाकारी की है, इसको हर चीज ऐसी लगती है कि इसके हिसाब से राइट है। There are people, no, अच्छा, देर आर पीपल नो जो ये समझते हैं, मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते चले जाते हैं, सोचते हैं आई एम राइट, राइट, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और स्टोरी ही कुछ और चल रही होती है। ठीक है, और हम बैठ के सोचते रहते हैं अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, और स्टोरी कुछ और किसी और डायरेक्शन में, और आप जब ये बैठ के सोच रहे हो तो इतना बुरा हो जाएगा उतना बुरा हो जाएगा, पता चला आप उस स्टोरी के पार्ट भी नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग? Okay, now Emma worries that Harriet will be crushed, but soon she discovers that it is Knightley, okay, not Frank, who is the object of Harriet's affection. ठीक है, ये सबसे बड़ा शॉकर था अगेन एमा के लिए कि हैरिट का जो बेसिकली अफेक्शन आ रहा है, डिस्कवर्स दैट नाइटली, अंडरस्टैंडिंग, नाइटली, फ्रैंक नहीं, नाइटली इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हैरिट्स अफेक्शन। हैरिट नाइटली को पसंद करने लग गई थी इस दौरान। ठीक है, इस दौरान नाइटली को पसंद करने लग गई थी। हैरिट बिलीव्स दैट नाइटली शेयर्स हर फीलिंग्स। ठीक है, Emma finds herself upset by Harriet's revelation, and her distress forces her to realize that she is in love with Knightley. ठीक है, तो अब मतलब जब उसके ऊपर पड़ी ना कि मतलब अब नाइटली भी जा रहा है, अब हैरिट नाइटली को पसंद करिए, अब नाइटली भी मेरे हाथ से जा रहा है, उसने उसको रियलाइज कराया कि एक्चुअली शी लव्स नाइटली। ओके, टिल दैट टाइम शी वाज नॉट रियलाइजिंग दैट। ओके, नाइस स्टोरी राइट, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। आप देख रहे हो कैसे 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 कैसे, एंड यू नो आई मीन इफ यू वॉच द मूवी इज वंडरफुल। आप जिसने मूवी देखी होगी ना, आप लोगों को रियली मजा आया होगा। मूवी इज वंडरफुल, नाइसली पिक्चर्ड द सेम थिंग दैट हैज बीन टोल्ड हियर, मोर विथ मोर यू नो डिस्क्रिप्शन। 2 घंटे की मूवी है, देख लेना, रियली बता रहा हूँ, वुड एड एडवांटेज ऐड करेगा, क्योंकि मैंने जितना आपको समझाया सुनाया है, आपको बेसिक्स पता चल गए। अब जाके 2 घंटा स्पेंड कर लो, आप पढ़ाई करोगे 3 घंटा, 2 घंटे मूवी देख लो, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। सारे नाम आपको याद हो ही गए हैं, स्टोरी आपको पता चल ही गई है, हर का कैरेक्टर आपको पता ही है, मूवी आप देख लोगे सॉल्व। देख लेना मूवी, एमा बहुत अच्छी है, 2020 में आई थी। ठीक है, now Emma finds herself upset by Harriet's revelation, and her distress forces her to realize that she is in love with Knightley. Emma expects Knightley to tell her he loves Harriet. ठीक है, Emma expects Knightley to tell her he loves Harriet, but to her delight, Knightley declares his love for Emma. अभी नाइटली को ये मतलब वो चाहती है नाइटली को, मगर वो कहती है, मतलब वहां पे वो धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रही है अगेन एमा। ठीक है, अब वो बोलती है काश ऐसा हो कि फिर मतलब वो शोक सभा में बैठ के होता है ना कि जा मैंने अपना प्यार तेरे नाम कर दिया,
वो वाला चीज। तो वहां पे नाइटली ये बोल रही है, सॉरी एमा ये बोल रही है कि काश नाइटली जाके हेरिट को ये बोल दे कि वो उससे प्यार करता है, बस मैं खुश हो जाऊंगी। तो नाइटली बाद में ये डिस्क्लोज करता है कि बेटा वो नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओके नाउ बट टू हर डिलाइट नाइटली डिक्लेयर्स हिज लव फॉर एमा। हेरिट इज सून कंफर्टेड बाय द सेकंड प्रपोजल फ्रॉम रॉबर्ट मार्टिन। तो हेरिट वापस, मतलब जो शुरू शुरू में हमने देखा था ना, मूवी की नेम भी एमा है क्या? हाँ, मूवी का नेम एमा है, करेक्ट। हाँ, तो हेरिट इज सून कंफर्टेड बाय। तो अभी क्या होता है कि जैसे नाइटली के साथ एमा, बेसिकली ये दोनों जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर रॉबर्ट मार्टिन अगेन कम्स बैक टू द पिक्चर एंड ही अगेन प्रपोजेस टू हेरिट, वापस उसको प्रपोज कर देता है एंड शी एक्सेप्ट्स इट, क्योंकि इनिशियली वो उसी से प्यार करता था एंड नाउ अगेन ही इज बैक। ओके, द नॉवेल एंड्स विद द मैरिज ऑफ हेरिट एंड मिस्टर मार्टिन and the Emma and Mr. Knightley resolving the question of who loves whom after all. So our story is over. Thank you so much guys for being here and till now let's quickly go ahead and have a little look at these two things, the symbols and the themes, and we'll be over with that. तो मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा फास्ट गए, मैं नहीं सोच रहा था कि इतना फास्ट चले जाएंगे, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। So nice, it's good. ठीक है, नाउ सो दिस स्टोरी, द थीम्स आर रनिंग अराउंड मैरिज, ये इससे शादी कर ले, वो उससे शादी कर ले, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। द चॉइस ऑफ पार्टनर्स इज डेडिकेटेड बाय क्लास। कैन यू सी दिस? द चॉइस ऑफ पार्टनर इज डेडिकेटेड, ओके, डिक्टेटेड, सॉरी नॉट डेडिकेटेड, डिक्टेटेड बाय क्लास। ठीक है, क्लास डिसाइड करता है आपको किससे शादी करनी है। ओके, दिस व्हाट द थिंग इज। ओके, ब्यूटी पे डिसाइड होता है, वेल्थ पे डिसाइड होता है, अफेक्शन पे डिसाइड होता है, मेकिंग इट हार्ड टू मेक द राइट चॉइस। ठीक है, मतलब सिर्फ प्यार पे डिसाइड नहीं होता, बाकी सारी चीजें हैं, ये कल भी थी, ये आज भी हैं, ये हमेशा परसिस्ट करती रहेंगी। ओके, सो मैरिज इज फॉर मी, ओके, फॉर मी इफ आई एम द पर्सन आई वुड से दैट मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग एन ऑफस्प्रिंग ऑफिशियली। ठीक है, एक बच्चा पैदा, मतलब कुदरत ने एक ऐसी चीज दिमाग में डाली कि तुम दोनों ऑफिशियली मिलो ताकि एक बच्चा पैदा कर सको, और उसके लिए ये सिंबल्स तुम खुद डिसाइड कर लो। दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। द सिंपल थिंग इज टू पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू accomplish their life in a beautiful way is not there anymore. Okay, it's only a social institution which is enforced by our parents and the social strata कि शादी होनी ही चाहिए और होगी इसीलिए ताकि एक ऑफस्प्रिंग आ सके, काइंड ऑफ। ओके, एंड दैट इज रन बाय, दैट इज डिक्टेटेड बाय विच क्लास यू बिलोंग, और इंडिया में तो एक और चीज, विच कास्ट यू बिलोंग। ओके, देन अगेन वन मोर थिंग, विच रिलीजन यू बिलोंग। Okay, then class you belong, beauty you have, wealth you have, and the affection that you carry. Okay, making it hard to make. Okay, now gender. A woman's livelihood and ability to make choices are constrained by the necessities to marry well. ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। Self knowledge. When characters face up to their flaws, कैरेक्टर्स एमा के बारे में बात हो रही है, अपने फ्लॉज को जब जान जाएं, दे मैच्योर इन द अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, जब अपनी गलतियों को आप समझेंगे, आपकी असली समझ तब बढ़ेगी और खुशियां तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, एक्चुअल खुशी तब आती है जब आप अपनी गलतियों को समझना शुरू कर दो। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। Okay, now class and gender oppression, very important. In Emma, women's livelihood and ability to make choices are constrained by their obligation to marry well. ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। The women of the Regency period, वो Regency period कौन सा? जब उसका बेटा टेक ओवर किया था, ओके, जॉर्ज फोर ने टेक ओवर जब किया था, तो दैट इज द Regency period. The Regency period in England had few legal rights and were essentially treated as, okay, तो women जो लेडीज थी, ठीक है, they had few legal rights, इनके पास legal rights बहुत कम थे और इनको बच्चे की तरह ही माना जाता था, एटलीस्ट चलो बच्चे की तरह ही मानते थे, ठीक है। पर आगे पढ़ते देखना, their own children did not legally belong to them.
ओके, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? उनके खुद के बच्चे लीगली उनके नहीं हैं, मतलब पापा के नाम पे हैं, मम्मी के नाम पे कुछ भी नहीं है. Did not legally belong to them, they could not inherit property, मतलब अपने फादर की प्रॉपर्टी या फिर मतलब वो सब इनके नाम पे नहीं आता था. एनी, और आज भी कहाँ होता है, आज भी नहीं होता. And any money possessed by their families would pass to their husbands upon marrying. ये हर जगह है, आप देख रहे हो, ये बीमारी इंडिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बीमारी है. ठीक है. जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मिडिल क्लास वुमेन वर लिमिटेड. ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मिडिल क्लास women were limited. The only work they could respectably do so that they would not be shunned by members of their own class was to serve a lady companion or teach the children of the upper middle class or aristocracy. ठीक है, तो सिर्फ इसी टाइप के 3 काम थे जो बेसिकली वुमेन कर सकती थी, जिससे वो अपनी ही चीज़ों से वंचित ना हो. सर मेरे मोबाइल की बैटरी 10% हो गई है, समराइज करके बता दीजिए ना. ओके, समराइज करके पूरा का पूरा स्टोरी तो 2 बार सुना चुका हूँ. मेनली अभी लास्ट पैराग्राफ है, 10% रह जाएगी. डू वन थिंग, चार्जर पुट करो, स्पीकर पर डाल दो, बस खत्म होने वाला है. समराइज ओवरऑल क्या करना है. एमा है, एमा सबसे पहले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, वो मैच मेकिंग की अपने आप को क्वीन समझती है. शी कैन मेक एनी मैचेस. एक उससे हो गया तो समझती है सारा का सारा वो कर लेगी. हेरिट आती है उसकी लाइफ में, उसको वो किसी के साथ जो अच्छा खासा जोड़ा बन रहा होता है तो उसको तोड़ के किसी और के साथ मिला देती है कि तुम इसके लिए नहीं, उसके एल्टन के लिए फिट हो. तो एल्टन बोलता है कि नहीं, मैं एमा को चाहता हूँ और तुमने जो कांड किया है उसकी वजह से मैं करूँगा, मैं कहीं और जाके शादी कर लेता हूँ. ओके, वहां तक हो गया. उसके बाद फिर स्टोरी में और कैरेक्टर्स आते हैं. फ्रैंक आ जाता है और उसके बाद फिर जेन आ जाती है स्टोरी में. बाद में पता चलता है कि जेन और फ्रैंक दोनों एंगेज्ड हैं. इस बीच में वो अलग अलग जोड़ तोड़ करती रहती है. लास्ट में उसको ये पता चलता है कि नाइटली से वो एक्चुअली प्यार करती है और हेरिट जो है उसके लाइफ में वापस आ जाता है मिल्टन, रॉबर्ट. ओके, और उसके बाद फिर जेन जो है फ्रैंक के साथ ऑलरेडी एंगेज होती है. उन दोनों की शादी हो जाती है उसके अंकल के अप्रूवल से. ओके, दिस इज द बेसिक स्टोरी, ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हमेशा अपने आप को ये सोचना दैट आई एम राइट वुड मेक यू रॉन्ग ऑल द टाइम. Okay, and then you have to be understanding about others feeling and others emotions as well at the same time, and why someone is doing that, and you shouldn't be enforcing everything that you are saying becomes right. Okay, that you shouldn't be doing. Okay, story नहीं है, लास्ट वाला ही समराइज करके बता दीजिए. स्टोरी समझ आ गई? ओके, नो, ठीक है. Okay, fine. So upper middle class aristocracy, in both of these roles the women is in question were treated as servants or a slightly higher level than the maids or the coachmen. So this was the basic theme कि मतलब ladies का main ही यही था कि मतलब अगर वो अपने घर से निकलें, फादर के घर से निकलें तो एक ऐसे घर में जाएं जो अच्छा है, और उसके बाद फिर सोशल क्लास की बेसिकली बात होती थी. नाउ दीज आर 4 थिंग्स विच आर यूज्ड to weigh the story, okay, and to make up the story. Okay, what it is? Books of riddles. Emma and Harriet collect riddles. Okay, so basically ये क्या कह रहा है कि अलग अलग तरीकों से जोड़ तोड़ करके स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, and this is what actually Emma did. Okay, symbolizing the games people play and the resulting misunderstandings. Okay, by the riddles. Mr. Knightley's name. Okay, even down to his name, he is the perfect gentleman and knight of shining armor. इसको बेसिकली ओवरऑल स्टोरी में एक ऐसा कैरेक्टर बताया गया है which is playing the role of a good character and which is who's correcting everything at times. Okay, riding versus walking. जो अमीर लोग हैं like Mr. Knightley अमीर है, इसको भले ही अच्छा दिखाया गया है. The thing is that Knightley prefers walking to riding in a कैरियज. ठीक है, तो नाइटली क्या प्रेफर करता है कि मुझे कैरियज, वो जो ऐसे उठा के चलते थे ना, या फिर मतलब घोड़े में बग्गी में उस टाइप में चलते थे, तो ही प्रेफर्स वॉकिंग टू कैरियज, सिंबलाइजिंग हिज रिजेक्शन ऑफ एयर्स एंड ग्रेसेस. ओके, कैरियज आर एनक्लोजर्स दैट सिंबलाइज द डिजायर ऑफ द अपर क्लासेस टू reinforce class boundaries and keep themselves apart from what is unpleasant or not
to be liking. Okay, now the parties, generally these guys arrange parties. Okay, parties and social gatherings are symbols of community members coming together. Several parties in EMA allow people to meet and check out possible marriage partners. Okay, so with this we are done, guys. Okay, the entire thing is covered, all the characters, everything we have discussed. The small characters we couldn't discuss. Okay, the time didn't allow us to discuss the small characters, so I would just request you to go ahead and check out all the characters which came in the story. But let me just tell you, only the 7 characters that I have discussed will come in the examination, because only around those 7 characters this story would be revolving. Okay, so the questions would be around those characters only, nothing else. Okay, apart from that, I have discussed the summary. We have discussed Jane Austen's, the work and the biography. The story is completely covered twice. The theme and the symbols have already been covered. So the only thing which is remaining in this particular story on my end, what I would say is, I'll be providing you the quotations and providing you the chapter-wise summary of this, Emma, so that tomorrow you have everything in your hand to read out and go ahead with full confidence for the examination. Okay, multiple choice questions, कल आपको टेम्पेस्ट के multiple choice questions पूरे मिल जाएंगे. परसों तक आपको एमा के multiple choice questions मिल जाएंगे. Okay, hopefully you liked the story of Emma, and probably I was able to explain things here. And the thing that remains on your hand is to go ahead and like this particular video, so that this Google the YouTube algorithm tells others as well कि वो भी आके एक बार इसको watch कर लें, and they can prepare for their examination. Okay, because this class is pretty long, like almost how much, 3 hours 16 minutes. I'm not expecting everyone to watch the entire class, but obviously if people come and they watch some part of it, it makes sense. Okay, well, if you have a feedback, definitely go ahead. Once the video gets over, the comment box would be live, and you can definitely go ahead and put your comment. It's all up to you whether you would like to go ahead and put a comment or not, but definitely go ahead and like, so that at least people would be able to see that this kind of thing is running. Well, thank you so much, guys. You have a very good night. I am pretty hungry now. I'll go ahead and have my dinner. Well, thank you so much. You have a great night, and let's see you tomorrow with, what do you want tomorrow? Let me just check. कल मिडिल मार्च या फिर वेस्टलैंड करते हैं, इन दोनों में से कोई एक करते हैं कल. ठीक है, मिडिल मार्च या फिर वेस्टलैंड. ओके, चलो, बाय बाय, गुड नाइट.